Good morning, everyone. Sorry for getting late. कुछ मधुबन चौक पे कुछ पता नहीं रेड लाइट्स सारी ट्रैफिक सिग्नल्स खराब हो रखे थे. वॉज लॉट ऑफ ट्रैफिक. मतलब कोहाट वाली रेड लाइट क्रॉस करने के बाद और मधुबन चौक की रेड लाइट क्रॉस करने में आधा घंटा लगा. काम ही नहीं कर रही तो पूरा जैम लग गया. एनीवे आज हमें क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं एंड इसके साथ हमारे टॉपिक इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. मंडे से विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज जनरल क्लॉजेज एक्ट. ठीक है. और एक बार जनरल क्लॉजेज एक्ट में मोस्ट प्रोबेबली 4 क्लासेस लगेंगे आपकी मंडे टू थर्सडे. तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह अगर ज्वाइन करना चाहे तो मंडे से भी कर सकते हैं, और जिसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया एनीवन इज इंटरेस्टेड, और चाहें तो थर्सडे के बाद फ्राइडे से भी शुरू कर सकते हैं. बोथ द ऑप्शंस. फ्राइडे से हम फिर कंपनी जैक स्टार्ट करेंगे. ठीक है. पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बहुत सारे हम डिस्कस करेंगे एंड फिर बाद में हम एग्जामिनेशन क्वेश्चन. ठीक है. कि एग्जाम में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट वाइज. ठीक है. ओल्ड सिलेबस में जो आए थे, लेकिन क्योंकि टॉपिक सेम है तो ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन भी रिलेवेंट फॉर द न्यू सिलेबस. ठीक है. पहला क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन द रूल इन हेडेंस केस वाइल इंटरप्रेटिंग द स्टैट्यूट कोटिंग एन एग्जाम्पल. क्या मिसचीफ रूल की बात कर रहा है? वी हैव टू डिस्कस द मिसचीफ रूल. ठीक है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, और साथ में एक एग्जाम्पल देना है. तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं आपको. ठीक है. आपको याद है कि मैंने आपको क्या बताया था, बलदेव कृष्ण शाही वर्सेस शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. अच्छा, जब मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ कोई सेक्शन का एग्जाम्पल तो थोड़ा नोट कर लिया करो. क्या होता है बाद में आप रिवाइज, अगर आपने कुछ नोट नहीं किया है तो क्या होता है फिर रिकॉल नहीं कर पाओगे आप. ठीक. अब वही एग्जाम्पल आप यहाँ लिख सकते हो. ठीक है. एक कंपनी जे में सेक्शन 452 एंड ऑल दैट, कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकते हो. ठीक है. लॉट ऑफ एग्जाम्पल. अभी तो आप इतना सारा लॉ पढ़ोगे तो वहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल आपको नजर आ जाएंगे. तो आई थिंक इसमें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है आपको. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्टैट्यूट. व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ए कोर्ट इन दिस रिगार्ड. अभी कल ही हमने लास्ट में एक टॉपिक डिस्कस किया, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. उसमें हमने डिस्कस किया कि कोर्ट्स के बाद जब केसेस आते हैं तो कोर्ट्स की क्या अप्रोच होती है. तो उसमें तक ऑलरेडी कुछ स्टैब्लिश्ड हो उसके बेसिस पे केस डिसाइड करना है, या कोर्ट हैज टू डिस्कवर द रियल पर्पस एंड इंटेंशन. तो मैंने बताया था अगर ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हुआ है तो लीगल इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, और अगर मान लिया इट इज टू डिस्कवर देन इट इज अ डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन. फिर डॉक्ट्रिनल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल. देखो ये टर्म यूज करा, ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल. लॉजिकल ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल. ठीक है. तो क्या है डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन, तो वही आपको टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा. इस if a case comes before the court and the purpose is to discover the intention, it is not already established law. In that case, the court go for the doctrinal interpretation and it is further divided into 2 parts, grammatical and logical. और सब चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया था आपको. ठीक है. अच्छा ना, जरूरी नहीं कि जैसे यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर ऐसे लिखना है. जो कंटेंट बुक में दे रखा है आपको, ये तो एक आपको से पता लगता है कवर क्या करना है, पर जरूरी नहीं कि यही एग्जैक्टली ऐसे ही कवर करना है. तो मटेरियल जो लर्न करना है आपको आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, वो बुक में जो पहले क्वेश्चन आंसर नहीं लर्न करने हैं. आंसर इसलिए दे कि आपको एक आउटलाइन मिल जाए कि साहब इसमें कवर क्या पॉइंट्स कवर करने हैं, बट नॉट इसलिए कि इसी ऑर्डर में या इस तरीके से. आप मेन बुक को वहां समझने के बाद वो मेन बुक का जो कंटेंट उसको लर्न करना है. इज दैट ओके? ना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रोविजो? डज इट क्वालिफाई द मेन प्रोविजंस ऑफ एनैक्टमेंट? क्वालिफाई का मतलब मैंने क्या होता है, कंडीशन लगाना या एग्जाम करता है. तो ऑब्वियसली प्रोविजो के बारे में लिखोगे, वन ऑफ द इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. एंड डज इट क्वालिफाई का फंक्शन है, या तो क्वालिफाई करता है या एग्जाम करता है. तो आंसर यस, इट कैन. ठीक है. डज एन एक्सप्लेनेशन एडेड टू अ सेक्शन वाइडन द एम्बिट ऑफ ए सेक्शन? एम्बिट में स्कोप. क्या एक्सप्लेनेशन किसी सेक्शन के स्कोप को वाइड करता है या ओनली क्लेरिफाई करता है? अगर कोई वेगनेस है उसको रिमूव करता है, कोई पर्टिकुलर टर्म है उसके मीनिंग में कंफ्यूजन हो सकता है, उसका मीनिंग की भाई, और उसके मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, और लेजिस्लेचर अगर उसका पर्टिकुलर मीनिंग सोच के उसको यूज़ किया है तो वो बताता है कि इसका मीनिंग यही लेना है, समथिंग लाइक दैट. इट नेवर वाइडन द स्कोप ऑफ द सेक्शन. कभी भी सेक्शन के स्कोप को वाइड मतलब वो चीज़ें कवर नहीं करता जो सेक्शन में कभी सोचा ही नहीं गया था. देखिए इसे द समटाइम्स एक्सप्लेनेशन एडेड टू अ सेक्शन फॉर द पर्पज एक्सप्लेनिंग द मेन प्रोविजन contained in that section. If there is some ambiguity in the provision, explanation is inserted to harmonize it clear. वो सब चीज़ों के लिए है.
लेकिन पर्पस ये देखिए, बट द एक्सप्लेनेशन शुड नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट इंटरप्रेटेड टू वाइडन द एम्बिट, एम्बिट में स्कोप ऑफ द सेक्शन। तो इसका आंसर क्या, नो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, गौरव टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंपनी। मतलब एक तरफ ये कंपनी है, वो दूसरी तरफ भी कंपनी है, विद अ कंपनी, मान लिया कंपनी एक्स लिमिटेड। तो एक तरफ ये कंपनी है, दूसरी तरफ कंपनी मान लिया कोई एक्स लिमिटेड है। इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। यू आर यू आर इन्वाइटेड टू रीड एंड इंटरप्रेट द डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट बना है बिटवीन द टू कंपनी, उसको आपने इंटरप्रेट करना है। व्हाट रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट वुड यू अप्लाई व्हाइल डूइंग सो? आपको एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको, डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड डीड, और उसी के अंदर फिर मैं पढ़ा था रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, डीड्स, डॉक्यूमेंट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स पढ़ा था। उसमें मैंने बताया था कि ऐसा कोई रूल्स नहीं है, लेकिन अगर इनफॉर्मल एग्रीमेंट है तो रूल ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, ठीक है। और अगर फॉर्मल रिटन है तो आपको कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे, 6 पॉइंट्स है, तो वही 6 पॉइंट। अच्छा, इसमें लिखा हैज एंटर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली तो हम कहते थे फॉर्मल एग्रीमेंट है। आप पूरा टॉपिक भी डिस्कस, इनफॉर्मल है तो क्या होगा, बट ऑब्वियसली फॉर्मल ही होगा, बट आप पूरा डिस्कस, इनफॉर्मल में तो एक लाइन लिखनी है, रूल ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। तो वही पूरा टॉपिक डिस्कस करना है, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। और फॉर्मल में वो 5-6 पॉइंट्स है, आपको सारे लिखने चाहिए। नेक्स्ट इज how will you interpret the definitions in a statute if the following words are used in statute? means, includes। अगर कोई डेफिनेशन आप स्टैच्यूट में इंटरप्रेट कर रहे हैं और डेफिनेशन में मीन्स यूज हो रखा है तो कैसे इंटरप्रेट करोगे? इंक्लूड्स यूज हो रखा है तो कैसे इंटरप्रेट करोगे? तो मीन्स का मतलब कि एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, ऑल्सो कॉल्ड रेस्ट्रिक्टिव, एंड द मीनिंग जितना दे रखा है उससे के अलावा और कोई चीज़ नहीं हो सकती। इंक्लूड्स एज अ इंक्लूसिव और एक्सटेंसिव डेफिनेशन सब मैंने बता रखा है, एंड उसके साथ एग्जाम्पल। गिव वन इलस्ट्रेशन फॉर, आपको एक एग्जाम्पल याद है? एग्जाम्पल मैंने कंपनी का दिया था, बॉडी कॉर्पोरेट। अब जैसे इसने एग्जाम्पल को, ऐसा कुछ नहीं, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब जैसे इसने एग्जाम्पल क्या रखा है, डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन 2 क्लॉज 34। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिया कि डायरेक्टर एक्चुअली चैप्टर 11 से स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 10 तक ही आपके सिलेबस में कंपनीज एक्ट चैप्टर 1 to 10, 11 चैप्टर नंबर 11, 12, 13 डायरेक्टर रिलेटेड है। तो मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल लिया, तो आप फाइनल में पढ़ेंगे, पर ठीक है। डेफिनेशन पढ़ने में देखिए, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ ए कंपनी, ठीक है। अच्छा बताइए, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है ये, सुनो। अच्छा, जैसे हम पार्टनरशिप फॉर्म में बोलते हैं ना, फॉर्म इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टनर, उसी तरीके से एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द बोर्ड, शॉर्ट में बोर्ड और बोर्ड डायरेक्टर इज नथिंग कलेक्शन ऑफ ऑल द डायरेक्टर। एक कंपनी के अंदर जितने भी डायरेक्टर हैं कलेक्टिवली हम एड्रेस करते हैं, बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड। जैसे एक फर्म के सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्म। वही सेम डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर अपॉइंट। अगर जो भी कंपनी का डायरेक्टर है कंपनी के बोर्ड का पार्ट है, और सारे डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड। अच्छा, एक होल टाइम, एक वन ऑफ द टाइप ऑफ डायरेक्टर होता है होल टाइम डायरेक्टर, उसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 94 इज अ होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स अ डायरेक्टर इन द होल टाइम। आई एम नॉट गोइंग टू इंटरप्रिटेशन, आपके सिलेबस की चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल नहीं दिया था, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी सब आपकी सिलेबस चीज़ है। अब इंक्लूड्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सी डेफिनेशन है? इंक्लूसिव डेफिनेशन। एक एग्जाम्पल हो गया, और जरूरी नहीं कि उसने एक कोई भी एग्जाम्पल दीजिए, आप कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट का दे दीजिए, कहीं से दे सकते हैं। ये सुनो, आपने फाउंडेशन में जो जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, सेल ऑफ गुड्स पढ़ा है, कहीं से भी दे सकते हैं, ठीक। डिफरेंशिएट मैंडेटरी प्रोविजन फ्रॉम अ डायरेक्टिव प्रोविजन। क्या मैंडेटरी जिसमें शैल लगा होता है, डायरेक्टिव जिसमें मे लगा होता है? व्हाट फैक्टर डिसाइड वेदर प्रोविजन डायरेक्टिव? जनरली क्या होता है, शैल इज मैंडेटरी, मे इज डायरेक्टरी। हाउएवर रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन में बताया था कि अगर शैल को हम मैंडेटरी किसी कॉन्टेक्स्ट में ट्रीट कर रहे हैं एंड दैट मीनिंग एब्सर्ड और गोज अगेंस्ट द पर्पस, डिफीट्स द पर्पस, मे को हम जनरली डायरेक्टरी यूज करते हैं, ऑप्शनल, बट इफ दैट मीनिंग इज गोइंग अगेंस्ट द पर्पस, गिविंग एब्सर्ड मीनिंग, देन वी हैव टू यूज द रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। सब डिस्कस करना आपको, ठीक है। एंड जनरली शैल का मतलब मैंडेटरी होता है, वो तो जनरल इंटरप्रिटेशन है, बट कई बार हमें उससे अपोजिट इंटरप्रिटेशन देती है अगर जनरल इंटरप्रिटेशन इज गोइंग अगेंस्ट द पर्पस और इट इज गिविंग द एब्सर्ड मीनिंग। इज दैट ओके? नाउ आज बच्चे कम ही आए थे, कुछ भाग गए। आई थिंक बीकॉम का पेपर है ना, ठीक है। मेरे को लगा, सर बोले थे आप ऑफ भी कर सकते हो, मैं कहा क्वेश्चन ही कराने हैं, कोई बात नहीं, करा देते हैं, ठीक है।
कोई भी जो बच्चे नहीं भी करें तो उसमें ले लेंगे रिकॉर्डेड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। दैट इज द सेम, दैट इज द लिटरल रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। व्हाट आर द एक्सेप्शन? क्या 3 एक्सेप्शन है? कौन से एक्सेप्शन बताए थे? इफ द लिटरल मीनिंग इज गोइंग अगेंस्ट द पर्पस, टेक द हेल्प ऑफ रीजनेबल रूल। इफ द लिटरल मीनिंग इज एब्सर्ड, अगेन टेक द हेल्प ऑफ रीजनेबल रूल। एंड इफ सम वर्ड एक्सप्रेशन है यूनिट टेक्निकल सेंस डेफिनेशन दे रखी है, तो वहां पे आप डिक्शनरी मीनिंग नहीं लेंगे। तो 3 एक्सेप्शन डिस्कस, 3 केसेस में ग्रामेटिकल रूल आपको काम नहीं करता, मैंने बताया था आपको, ठीक है, वही डिस्कस करना। When can the preamble be used as an interpretation? याद है हमने पढ़ा था कि various aids of interpretation, internal aids and the external aid। तो one of the internal aid क्या था? preamble। जो सेकेंड ही हमने पढ़ा था, preamble के बारे में हमको बताना है, वो सारी चीजें बताना है। अच्छा, इसमें ना preamble के बारे में इसलिए बड़ा अच्छा बोला, कौन सी सिचुएशन में ये ना आप अपने preamble टॉपिक के साथ नोट कर लीजिएगा। एक बार preamble वाला टॉपिक देख कहाँ पे आपके, दिस इज ऑन पेज नंबर 7, है ना? तो यहां पे लिख लीजिए पेज नंबर 7 और ये नोट कर लेना ये कि कई बार ऐसे पर्टिकुलरली पूछते हैं कि साहब किन सिचुएशन में कोड प्रीएम्बल का हेल्प लेता है। वैसे तो मोटी मोटी बात बता रहा है कि जब कुछ कंफ्यूजन हो, एम्बिग्यूटी हो, बट ये एग्जैक्ट ये बता रहा है, ठीक है। द 2 सिचुएशन, व्हेन विल द कोर्स रेफर टू द प्रीएम्बल एज एन एड टू कंस्ट्रक्शन, मतलब कब प्रीएम्बल का कोर्स इस्तेमाल करते हैं एज एन हेल्पिंग टूल टू इंटरप्रिटेशन। सिचुएशन 1, when there is an ambiguity in the words of an enactment में कॉमा लगाइएगा, the assistance of the preamble may be taken to resolve the conflict। मान लिया किसी पर्टिकुलर प्रोविजन सेक्शन के प्रोविजन में इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसमें कुछ कंफ्यूजन हो रही है, क्लैरिटी मिसिंग है, तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ प्रीएम्बल टू गेट द क्लैरिटी। ये तो हमने डिस्कस किया था कि इस तरह की सिचुएशंस के लिए प्रीएम्बल होते हैं ज्यादातर। इनफैक्ट एड्स, जब कोई कंफ्यूजन है, एम्बिग्यूटी है, उसको दूर करने के लिए हम एड्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सिचुएशन क्या दे रखा है, देखिए, where the words of an enactment appear to be too general in scope or application, ठीक है, कॉमा या कॉमा लगा, then courts may resort to take the help of to the preamble to determine the scope or limited application for which the words are meant। ये क्या मतलब हुआ? कोई पर्टिकुलर सेक्शन आप पढ़ रहे हो एंड कोर्ट्स को लग रहा है कि साहब उसका जो मीनिंग बहुत जनरल आ रहा है। अच्छा, जनरल का मतलब क्या? स्कोप वाइडर है, लेकिन प्रीएम्बल से पता लग रहा है कि साहब उसका स्कोप इतना वाइडर नहीं है, ठीक है, इट हैज टू बी इंटरप्रेटेड इन अ नैरोअर सेंस। तो उस केस में क्या प्रीएम्बल का इस्तेमाल किया जाता है? ये सुनो, आज इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, लिख लो इसके साथ, सेक्शन 5 ऑफ, इसके साथ सिचुएशन 2 के साथ, सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अच्छा, हमने सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में क्या लिखा हुआ था? अ मैरिज में बी सोलोमनाइज बिटवीन 2 हिंदूज। अच्छा, ये लैंग्वेज को लग रहा था साहब मे वर्ड लिखा हुआ है, तो जनरल लग रहा था कि साहब मे बी बिटवीन 2 हिंदूज, मे बी 1 हिंदू एंड अनदर नॉन हिंदू, तो इट इज लुकिंग वेरी जनरल। लेकिन जब हमने प्रीएम्बल की मदद ली तो हमें लगा कि साहब एन एक्ट टू कोडिफाई, एन एक्ट टू फॉर द रेगुलेट द मैरिज अमंग्स द हिंदूज। तो क्या हमने प्रीएम्बल की इस्तेमाल से क्या किया? अब उसका मीनिंग क्या लिया? इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट द हिंदूज। इट मीन सेक्शन की लैंग्वेज से इट वॉज लुकिंग वेरी जनरल, बट प्रीएम्बल से हमने उसको क्या किया? लिमिटेड एप्लीकेशन किया कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू जी लेना, नॉन हिंदू नहीं लेना। और इनफैक्ट मेरे को हमने शैल की तरह इंटरप्रेट किया था, तो ये वही वाली सिचुएशन तो बोला। देखिए मैं दोबारा पढ़ता हूँ, where the words of enactment appear to be too general in scope or application। ये section 5 of the Hindu Marriage Act looks to be too general, clear? Then courts may resort, court may take the help of preamble to determine the scope or limited application for which the words are meant। देखो इस केस में यही तो किया गया था जो हमने पढ़ा था हिंदू मैरिज एक्ट वाला। क्या हो, प्रेम्बल की मदद से हमने देखा कि साहब सेक्शन 5 में भले मे लिखा हो, बट इट इज इंटरप्रेटेड ओनली फॉर द हिंदूज, नॉन हिंदू वहां पे कवर्ड नहीं। समझ आ रहा है? तो जो सिचुएशन 2 बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली वही एग्जांपल है उसका। और सिचुएशन 1 तो हमने पढ़ा ही था कि कभी भी कोई एम्बिग्यूटी हो और हमें लगता है उस एम्बिग्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेम्बल, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ प्रेम्बल। तो वो तो बहुत हमने डिस्कस किया ही था और इसका एग्जाम्पल डिस्कस किया था। तो ये 2 तरह की सिचुएशंस है विद द कोर्ट्स हैव बीन टेकिंग द हेल्प ऑफ प्रेम्बल फॉर एज एन एड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट्स। क्लियर है? समझ आ रहा है? इसके साथ लिख लिया सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट, जो बाद में क्या रेफर करते हो तो दिमाग में आपको रिकॉल करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ डिक्शनरी डेफिनेशन कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प इन इंटरप्रेटिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हेन द स्टैट्यूट, मुझे बताइए जनरली सबसे पहले हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन।
लिटरल मीनिंग लेंगे कहाँ से? डिक्शनरी से. दैट्स व्हाई डिक्शनरी इज वन ऑफ द वेरी ग्रेट हेल्प एंड इट इज ट्रीटेड एज वन ऑफ द एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन. तो सारी चीज़ आप डिस्कस कर सकते हैं. नेक्स्ट, प्रीएम्बल डज नॉट ओवरराइड द प्लेन प्रोविजन. मैंने बताया जब किसी पर्टिकुलर सेक्शन के प्रोविजन बहुत क्लियर हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, तो क्या हम प्रीएम्बल का इस्तेमाल करते हैं? नहीं. तो बोला प्रीएम्बल डज नॉट ओवरराइड. कमेंट ऑल्सो गिव सम सुटेबल एग्जाम्पल. हाँ, जहाँ पे कंफ्यूजन है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, दो सिचुएशन में डिस्कस किया वेयर वी कैन टेक द हेल्प ऑफ प्रीएम्बल. या तो एम्बिग्यूटी है या कोई पर्टिकुलर सेक्शन इज टू जनरल, वो दोनों सिचुएशन हम यूज करते हैं. अब देखो वही वाला एग्जाम्पल दे रखा है जो यहाँ पे एग्जाम्पल बताया ना मैंने, वाला पूरा पूरा क्वेश्चन कई बार एग्जाम्पल बोला. सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, वही सेम एज इट लिखा हुआ है. इज इट ओके? मैंने मार्क भी कराया था कि ये अच्छे से कर लेना, क्योंकि सेम उसी एग्जाम्पल में पूरा क्वेश्चन आ जाता है. नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ इंटरप्रेटिंग स्टैट्यूट्स, कॉमा लगा लीजिएगा, व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ यूसेज ऑफ कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस. आपको याद होगा जब हमने एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ा था, उसमें वन ऑफ द एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन था यूसेज और कस्टम. यूसेज लिखा था, मैंने लिखवाया था साथ में कस्टम एंड प्रैक्टिस लिख लो. अच्छा, मैंने वहाँ पे बताया था, एक तो बताया था कि साहब कोई लॉ के बारे में हम क्या यूसेज, क्या कस्टम्स है, किस तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन. इसका एग्जाम्पल मैंने दिया सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज. एक चार्ज कंपनी ने सेटिस्फाई कर दिया है, तो आइडियली तो देखा जाए जितने आपने पूरा लोन रीपे कर दिया वहाँ से 30 डेज काउंट होते हैं आइडियली. लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है, बैंक्स नो ड्यू लेटर नहीं देते, तो बिना नो ड्यू लेटर का फाइल नहीं होता. तो हमें उसके लिए क्या करना होता है? प्रैक्टिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या क्लैरिफाई किया हुआ है, जिस डेट में आपको नो ड्यू लेटर मिलेगा, जो डेट डली हुई हो, उस डेट से हम 30 डेज, क्या ये कस्टम्स और यूसेज से हमें लॉ की इंटरप्रिटेशन करने में इसका मतलब ऐसे लेना है. अच्छा, मैंने जब ये पढ़ाया था साथ में एक चीज़ बताया था कि जब भी एग्जाम में आए कि साहब एक्सप्लेन द कंसेप्ट यूसेज और कस्टम, तो साथ में आपको कंटेम्पोरेनियस एक्सपोजिशन याद है, मैंने लिखवाया था कि डॉक्ट्रिन और कंटेम्पोरेनियस एक्सपोजिशन भी आपको डिस्कस करना है. देखो दोनों चीज़ कर रखी है. एक तो ये वाली बात दे रखा है, द कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ, जो कि वहाँ ऑलरेडी दे रखा था आपके, ये कस्टम से हम कैसे लॉ को इंटरप्रेट करते हैं. ठीक है. और दूसरा ये, द बेस्ट वे टू इंटरप्रेट अ डॉक्यूमेंट इज रीड व्हेन इट वुड हैव बीन रेड व्हेन मेड. जब बनाया गया था उस समय क्या सोच के बनाया गया था, उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन करनी है. क्या दोनों बातें आ गई? ये तो ऑलरेडी आपके बुक में लिखा हुआ था, और ये मैंने ऐड करा दिया था कि साहब डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेम्पोरेनियस एक्सपोजिट लिखवाया था मैंने कहा ऐड कर लेना. ये देखो जो चीज़ क्लास में बोली जाती है उसको फॉलो करना. मैंने इसमें लिख लो, अब उसमें तो नहीं लिखा, बाद में तुम्हें याद नहीं आया, तुमने उतना से लिखा नंबर कट जाएंगे. तो जो बोला जाता है उसको फॉलो करना है, नहीं फॉलो करोगे तो फिर परेशानी हो जाएगी. इज इट ओके? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. अब आते हैं हम एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पे. बोला कि हाँ बेटा मीन्स में एकदम एग्जॉस्टिव डेफिनेशन के एग्जांपल में कंपनी की डेफिनेशन लिखो ना, कंपनी की डेफिनेशन लिखो, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखो, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स के अंदर गुड्स की डेफिनेशन लिखो. क्या लिखो? गुड्स मीन्स, ठीक है, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. ये सुनो एंड इन, ठीक है, इसका मतलब वो भी क्या है? एग्जॉस्टिव है. तो बहुत सारे एग्जाम्पल, थोड़ी आप इतने सारे डेफिनेशन पढ़ते हो, देख लो जहाँ पे मीन्स खाली यूज हो रहा है या मीन्स एंड इंक्लूड्स यूज हो रहा है वो क्या है? एग्जॉस्टिव है. जहाँ खाली इंक्लूड्स यूज हो रहा है वो क्या है? इंक्लूसिव है. यू हैव सो मेनी एग्जाम्पल. मैंने कुछ बता दिए, बाकी तो आप इतने सारे, अभी तो कंपनी चेक पूरा पढ़ोगे 50 डेफिनेशन सामने आएगी आपको. अच्छा देखिए, मैंने एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर में लिख दिया बेस्ड ऑन ओल्ड स्लेव, मतलब ये आपके स्लेव, लेकिन क्योंकि टॉपिक सेम है, ओल्ड में भी था, न्यू में भी एडिट था, जो क्वेश्चन था इसी तरह क्वेश्चन नए में भी आएंगे. पहला देखिए, हमने मई 2018 से स्टार्ट किया. इससे पहले और कोई दूसरा सिलेबस था, मतलब अभी जो सिलेबस अभी अभी जो खत्म हुआ है, जिसके लास्ट एग्जाम अभी नवंबर 23 में हुए, वो 2018 से स्टार्ट हुआ था. तो मोटा मोटी है ना, एक सिलेबस 5 साल चलता है मोटा मोटी. अभी आपका समझो कि 2024 से स्टार्ट हुआ, तो देखना 2029-30 में नया आ जाएगा. नॉर्मली इंस्टीट्यूट की पॉलिसी होती है ये 5 साल के अंदर वो नया सिलेबस ले आते हैं. ठीक है, तो 2018 से स्टार्ट हुआ था. 2018 से पहले जो एग्जाम हुए थे नवंबर 17 तक, उसका सिलेबस उससे भी पहले कोई था, तो हम उसको कंसिडर नहीं करें, उसमें काफ़ी फर्क था सिलेबस में. देखिए, डिफरेंशिएट मैंडेटरी प्रोविजन फ्रॉम डायरेक्टरी. क्या वही क्वेश्चन है जो अभी डिस्कस किया था, व्हाट फैक्टर डिसाइड विद द प्रोविजन. क्या उसके अंदर मैंडेटरी वो शैल वाली बात, यहाँ मे वाली बात. जनरली शैल का मतलब हम मैंडेटरी लेते हैं, मे का मतलब डायरेक्टरी. हाउएवर इफ दैट जनरल मीनिंग इज गोइंग अगेंस्ट द पर्पस ऑफ गिविंग एक्सपर्ट मीनिंग, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन. क्लियर है?
ठीक है। नेक्स्ट इज दैट इज द डिफाइन ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ ग्रामेटिकल। डायरेक्ट क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन भी किया था हमने। एक्चुअली क्या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में हमने वो सब कर रखा है, आपको जो एमटीपी आरटीपी वगैरह होती है ना वो सब, तो आपके एमटीपी आरटीपी में नए क्वेश्चन ना के बराबर होते हैं। 90% क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए तो वही एमटीपी आरटीपी में डाल देते हैं आगे पीछे करके, वो 10% क्वेश्चन को नए होते होंगे। 90% क्वेश्चन तो एमटीपी आरटीपी में एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, या कुछ एग्जाम जो हो गए इनके उन्हीं में से उठा के एमटीपी आरटीपी बना देते हैं। कभी कुछ कुछ क्वेश्चन किसी अटेम्प्ट को उठा लिए, कुछ उठा लिए, तो वो डिस्क्रिप्टिव में हमने एमटीपी आरटीपी मिक्स करके डाल रखा है, तो इसलिए आपको कुछ क्वेश्चन सेम लगेंगे। कोई इंस्टीट्यूट ही एमटीपी आरटीपी में क्या डालता है, एग्जाम के क्वेश्चन डालता है, इसलिए आपको लगेगा सब यहाँ भी है वहाँ भी है, तो अल्टीमेटली आपको, तो हमने कही जैसे कुछ छूटे नहीं। और अब जो और एमटीपी आरटीपी आएगी मई 24 के लिए और नवंबर 24 के लिए, वो तभी आएगी ना, तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाद में, अभी तो आई नहीं, इंस्टीट्यूट ने रिलीज नहीं की, ठीक है। और आपको एक मई 24 का जो पेपर होगा, तब तक का बैच चलता ही रहेगा, वो पेपर भी मैं क्लास में डिस्कस करूँगा। एंड न्यू सिलेबस के साथ पहला पेपर वही होगा, ठीक है। एंड वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो बात की बात है। तो जो जो चीज़ें नहीं आती रहेगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, मैं सब कुछ डिस्कस करता हूँ। लेकिन अभी एट दिस स्टेज जो भी अवेलेबल मटेरियल है मैंने सब कुछ कवर कर रहा हूँ, मतलब बुक में मैंने ऑलरेडी सब चीज़ कवर कर दिया है, ठीक है। अच्छा एक और बात आपको, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर नॉट, कि अकॉर्डिंग टू द आईसीआई नॉर्म्स आपके एग्जाम से 6 महीने पहले तक के जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। जैसे आप लोग अटेम्प्ट नवंबर 24 है, तो 30 अप्रैल 2024 तक लॉ में जितने भी चेंजेस आ जाएंगे वो आपके नवंबर 2024 एग्जाम में एप्लीकेबल होंगे। लेकिन 30 अप्रैल के बाद लाइक मई जून में कोई भी अमेंडमेंट्स आ रहे हैं वो आपके नवंबर 24 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होंगे। 6 मंथ का क्राइटेरिया, उसका लॉजिक है ये थोड़ी कि जब आप नवंबर में एग्जाम दे रहे अक्टूबर में कोई लॉ बदल गया आप कितनी बार दोबारा पढ़ोगे, ठीक है। तो उन्होंने एक कट ऑफ ले रखा है, ठीक है। नवंबर एग्जाम के लिए 30 अप्रैल, उल्टा मई 25 में जो, या जो अभी मई 24 में एग्जाम जिनके हुए हैं जिन बच्चों के, ठीक है, उनके कट ऑफ डेट है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर तक के जो भी चेंजेज हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। अब 31 अक्टूबर 2023 के बाद जो चेंजेस हो रहे हैं नवंबर 23, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये मई 24 में एप्लीकेबल नहीं है। 6 मंथ्स का वगैरह, मई का महीना हटा दो, बाकी 6 महीने का, 4 महीने इधर के और 2 महीने उधर के, नवंबर दिसंबर। ऐसे आपके नवंबर में एग्जाम, नवंबर हटा दीजिए, 6 महीने कौन से हो गए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अप्रैल, 30 अप्रैल एंड 31 अक्टूबर ये। तो आपको जो मैं बुक आपको दूँ फाइनली, ये तो चलो एक खाली प्री बुकिंग बैच था, ठीक है। आपको जो बुक मैं दूंगा उसमें 31 जनवरी तक की अमेंडमेंट्स अपडेटेड होंगे। फरवरी तो चल ही रहा है, ठीक है। 31 जनवरी, 3 महीने ऑलरेडी। अब अगले 3 महीने में कुछ चेंजेस आते हैं, हमारा बैच तो चल ही रहा है, ठीक है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के बाद के अमेंडमेंट आपके एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं बैच में साथ में बता दूंगा, मतलब अलग से अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा बैच कंटिन्यूइंग बैच में ही मैं बता दूंगा, ठीक है, अगर कुछ आता है चेंजेस तो। और 31 जनवरी तक का तो मैंने सब कुछ अपडेट करके ही बुक प्रिंटिंग में डलवा रहा हूँ। तो ऑलरेडी अप टू डेट सारे अटेम्प्ट के जो भी अवेलेबल मटेरियल है सब कुछ कवर कर दिया, ठीक है। एग्जामिनेशन, एमटीपी, आरटीपी सब, ठीक है। अब आगे इंस्टीट्यूट जो रिलीज करेगा, ठीक है, जो आगे एग्जाम होंगे वो हम कवर, और अगले 3 महीने में जो अमेंडमेंट्स आएंगे, अप्रैल के बाद वाले अमेंडमेंट आपके एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं। कई बच्चे टेंशन में आते हैं, पढ़ लिया, बैच खत्म हो गया, अखबार में कुछ पढ़ लिया कि साहब ये चेंज आ गया जुलाई में, अगस्त में, सर ये आ गया, अब क्या करें। भाई तुम्हारे एप्लीकेबल नहीं है, एक कट ऑफ डेट है ना भाई, इस दिन वो सब चीज़ उल्टा एक चीज़ है ना, अगर वो अमेंडमेंट वाली चीज़ आपने लिख दी और आपके एग्जाम में वो अप्लीकेबल नहीं था, उल्टे नंबर कट जाएंगे। तो कई लोग ओवर स्मार्ट बनते हैं, अरे मुझे पता है कि नया बदल गया। भाई तुम्हारे लिए क्या एप्लीकेबल है, अरे इंडस्ट्री में तो एप्लीकेबल हो जाता है, जुलाई में भी कुछ चेंज है तो जुलाई में एप्लीकेबल हो जाएगा, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योर ने 6 महीने का क्राइटेरिया। और ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ इसे मेरे पेपर में नहीं, सब में, टैक्स में भी सेम होगा। आई थिंक टैक्स में, आई थिंक वो आपका इनकम टैक्स में तो फाइनेंशियल ईयर और उसके असेसमेंट ईयर के हिसाब चलता होगा, एक कौन सा एप्लीकेबल है, ठीक है। बाकी सब सब्जेक्ट में तो कॉस्टिंग के अंदर इतना अमेंडमेंट को कंसेप्ट है नहीं, एफएम में कोई अमेंडमेंट कंसेप्ट है नहीं, ठीक है। मेन लॉ में, ऑडिट में, टैक्स में, थोड़ा बहुत अकाउंट्स में, एफएम और कॉस्टिंग में तो कोई अमेंडमेंट मुझे लगता है कोई अमेंडमेंट कंसेप्ट होता है, कोई उसमें सब चीज़ें फिक्स है। जो आज 5 साल पहले उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं होते, वो तो प्योर मैथमेटिक्स जैसी है, ठीक है। तो उसमें कुछ लॉ बेस्ड नहीं है। अकाउंट से लॉ बेस्ड, तो लॉ में चेंजेस आएंगे तो थोड़ा बहुत अकाउंट्स में इफेक्ट आ सकता है। टैक्स तो पूरा ही लॉ है, ये लॉ है ये, ठीक है। ऑडिट में भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आ सकता है कि ऑडिट में भी आप अल्टीमेटली क्या करते हैं, कई सारी चीज़ लॉ से लिंक करके पढ़ते हैं। वैसे ऑडिट का मतलब क्या समझते हो, अगर आप सब व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑडिट?
जब एक कंपनी का ऑडिटर या कोई भी ऑडिटर किसी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करता है तो क्या करता है वो, क्या वेरीफाई करता है? वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड लॉ और नॉट। लॉ का मतलब क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सुनो, वेरियस अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन, इन सब चीज को अकॉर्डिंगली आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब सोच के देखो, समवन, एक बात समझाने की बता रहा हूँ, इफ सम सीए हु इज नॉट गुड एट द लॉ पार्ट, कंपनी के प्रोविजन के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने कि नहीं बने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बने, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन, अब जिनको इन सब चीज़ों को पकड़ नहीं है, क्या वो अच्छे ऑडिट कर सकता है? आपको ये चेक करना है कि इसके हिसाब से बने कि नहीं बने, और आपको इन चीज़ों की खुद अच्छी नॉलेज नहीं है, कैन यू बी इफेक्टिव ऑडिटर? और एक बात बताऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे, ये डेटा कहते हैं कि हिंदुस्तान में 80% चार्टेड अकाउंटेंट को ऑडिट करनी नहीं आती। सीए हैं, उनको ऑडिट करनी नहीं आती। कारण क्या है? कि जो चीज चेक करना है ना, उनको खुद नहीं आता। अब क्यों नहीं आता? सीए करते समय क्या लोग इन चीजों पे ध्यान देते हैं? लॉ सबसे सेकेंडरी सब्जेक्ट है, ऑडिट सबसे सेकेंडरी सब्जेक्ट है, तो क्या होता है, वो इफेक्टिव ऑडिटर बने कहां से? समझ ही नहीं है ना चीज। जो चीज आपको चेक करना है, आपकी पकड़ ही नहीं उन चीजों पे। इसलिए आप देखोगे ऐसे भी सीए हैं जो 5-5, 10 हजार में ऑडिट करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके देते हैं, और ऐसे भी सीए जो 10-10 लाख रुपए फीस चार्ज करते हैं। अच्छा, जो बिग फोर हैं, क्या वो कंपनीज की ऑडिट फीस अनाप शनाप लेते हैं? ये सुनो, बट है भी बंदे को जो उनको नॉलेज भी होती है, हर चीज़ को बहुत डिटेल में चेक करते हैं, एक चीज़ समझ है, तो इतना डिफरेंस क्यों फीस में? कारण क्या? गेम सारा क्या है, एक को समझ है, बाकी को समझ नहीं है, डिग्री दोनों का सेम है। तो दूसरे एंगल देखो ना, एक्चुअली क्या, यू अंडरस्टैंड। अब आपको समझ में आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों डिटेल में पढ़ाए जा रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और किसी कंपनी के आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, वहाँ तो आप ऑडिट नहीं करोगे, आप बनाओगे, आप कंपनी जॉब कर रहे हो, तो बनाते समय आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते समय बनाना है, उसको फॉलो करते हुए, ठीक है। और जब आपको, अगर आप प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट हो किसी कंपनी का ऑडिटर, तो आपको ये चेक करना है कि वो उस फॉलो करके बनाया गया कि नहीं गया। अब उसको ये सब चीज़ें क्लियर नहीं है, तो क्या वो क्या ऑडिट करते हैं? कुछ नहीं है, खाना पूर्ति है। छोटी मोटी कंपनी में तो जाके देखना क्या होता है, ऑडिट नहीं होती, खाली ऑडिट रिपोर्ट बनती है। तो समझे, ऑडिट रिपोर्ट बनने का मतलब क्या है? उसमें ये लिखा जाता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ एज पर लॉ है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कुछ चेक नहीं होता है, कुछ चेक नहीं होता। छोटी मोटी कंपनी में तो जाकर ये कहानी है। अब कुछ क्या होता है, कुछ लोगों को चेक करना भी नहीं आता, तो उतनी समझ भी होनी चाहिए ना, तो उसके लिए शुरू से माइंडसेट और डिफरेंट चाहिए। इनमें देखिए, तो वो ये 3 एक्सेप्शंस है ऑल, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट। व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट एज पर, आपको याद है मैंने डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पढ़ाई थी जनरल क्लॉजेज एक्ट सेक्शन 3 क्लॉज 18, और वहां एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन सेम है ऑन द सेम लाइंस एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इसका मतलब आपको वही डेफिनेशन लिखनी है। देखो मैं देखो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ, देखो सेम डेफिनेशन है। एज पर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, डॉक्यूमेंट मीन्स any matter expressed or described upon any substance by means of letter, figures or mark, or by many of those means intended to use or which may be used for the purpose of। क्या सेम डेफिनेशन पढ़ाई थी मैंने आपको, ठीक है, सेक्शन 3 क्लॉज 18 वही सेम, वहाँ मैंने लिख दिया था कि साहब सेम डेफिनेशन सेम लाइंस पे इंडियन एविडेंस एक्ट में भी दे रखी। अब इसमें बोलिए डिफाइन द टर्म डॉक्यूमेंट एज पर इंडियन एविडेंस, तो कंफ्यूज नहीं होना, सेम डेफिनेशन मैंने वहाँ लिख दिया था, इट इज द सेम डेफिनेशन। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नॉट ऑन, ठीक है। एक इंसिडेंट शेयर करता हूं, सुन के हैरान हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज है, लॉजिकली किसी भी कंपनी का पहला जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसकी लाइफ का, उसकी एंड डेट क्या होगी, लास्ट डेट क्या होगी। फाइनेंशियल एक पीरियड है ना, स्टार्टिंग एंड एंड, तो एंड डेट को उसके लिए लॉ में प्रोविजन है। मैं पढ़ाऊंगा फाइनेंशियल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कंपनी का पता लग जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग डेट बट ऑब्वियस क्या होगी हमेशा, जब से इनको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सुनो ऑब्वियस ही बात है। तो पहला फाइनेंशियल ईयर की हमेशा स्टार्टिंग डेट क्या होती है, कंपनी की लाइफ जहां से स्टार्ट हुई से स्टार्ट हो गया आपका। एक इंसिडेंट मैं शेयर करता हूं। मैं एक कंपनी का काम देख रहा था, तो उसके जो ऑडिटर थे सीए, मान लिया कंपनी एग्जाम्पल लेते, मान लिया कंपनी 25 नवंबर 2010 को बनी, क्लियर।
तो क्या पहला फाइनेंशियल यहीं से स्टार्ट हो जाएगा 25 नवंबर से? उस कंपनी के जो ऑडिटर थे, या जो सीए जो काम देख रहे थे, नॉट ऑडिटर, उसने कंपनी की जो पहले जो पीएनएल अकाउंट बना रखे थे पहले फाइनेंशियल के, वो 1 अप्रैल 2011 से बना रखे थे। तो मैंने बोला आपने ऐसे कैसे बना दिया? कंपनी के पहला फाइनेंशियल तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो जहाँ से स्टार्ट हो पीएनएल अकाउंट एक पीरियड का बनता है ना, ठीक है, तो जहाँ भी पहला क्लोज होगा फाइनेंशियल ईयर, स्टार्टिंग डेट तो यहाँ होगी पीएनएल अकाउंट, तो मैंने आपने 1 अप्रैल 2011 से कैसे बना दिया? तो उसका जवाब सुनिए कि सब इस डेट से लेके और आपको 31 मार्च 2011 तक कंपनी में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुए थे। तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुए थे तो ये बात क्या को भगवान बताएगा आके? डॉक्यूमेंट तो आप वहीं से बनाओगे ना, उसमें नील ट्रांजेक्शन दिखा दो। पर सवाल तो आप डॉक्यूमेंट सीधा आगे से कैसे बना दोगे? ये अपने आप सपना आएगा रेगुलेटरी बॉडी को कि साहब इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया आपने। बताइए सीए मैं बोलता खाली डिग्री नहीं मैटर करती है, समझ बहुत मैटर करती है। मैक्सिमम लोग को समझ नहीं है, कारण क्या हबड़ दबड़ में किसी तरीके से रट उठा के नंबर ले आओ, पास हो जाओ, ये हो गया, बड़े खुश हो गए, रैंक आ गया, ठीक है, आता जाता कुछ नहीं उनको। अजीब गरीब बात बताइए क्या कर रहे हैं? बहुत चीजें लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अच्छा देखिए टैक्स पढ़ रहा, अगर किसी की इनकम टैक्सेबल स्लैब, एक होता है ना, एक तो एग्जाम स्लैब है कि यहां तक टैक्स ही नहीं है, आप उससे ऊपर जा रहे हैं, लेकिन आपने कुछ टैक्स प्लानिंग, मान लिया आपकी इनकम साल की 15 लाख रुपए है, लेकिन आपने कुछ टैक्स प्लानिंग इस तरीके से की आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो गई, क्वाइट पॉसिबल, हाँ है ना? कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट करके कुछ ऐसे कर आगे जीरो कर दी, क्या आर यू रिक्वायर्ड टू फाइल द आईटीआर और नॉट? तो बोले जी मेरे तो टैक्स लायबिलिटी जीरो, मैं तो नहीं फाइल। अरे भाई तुमने जीरो कैसे की? ये तो डिपार्टमेंट को बताओगे, सपना है क्या उसको? क्या डिपार्टमेंट को आईटीआर नहीं फाइल को डिफॉल्ट है? कई कमाल को लोग मुझे मिल जाते हैं, मेरी टैक्स लायबिलिटी जीरो, तो हमने फाइल नहीं किया। गजब है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, समझ ही नहीं है। भाई तुमने जीरो कैसे की है ये भी तो बताओगे डिपार्टमेंट को। या तो आप टैक्सेबल स्लैब में नहीं आ तो अलग बात है, तब तो जरूरत नहीं है फाइल करने की, बट अगर टैक्सेबल स्लैब में आप आ रहे हैं तो यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल इट, चाहे टैक्स लायबिलिटी आपकी जीरो, उससे क्या मतलब है? डिपार्टमेंट में देखा आपने जीरो कैसे की है? बहुत लोग मैंने देखा है ये फाइल ही नहीं करते। ये देखना तुम इंडस्ट्री में जाओगे, ये बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। जो लोग जॉब में होते हैं, नौकरी करते हैं, अच्छा सैलरी जो मिलती है कि टीडीएस कट के, हाँ है ना, एम्प्लॉय टीडीएस काट लेता है, तो बहुत सारे जॉब वालों को मैंने देखा है वो आईटीआर ही नहीं फाइल करते, मतलब टीडीएस तो कटेगी या काम खत्म। अरे भाई क्या टीडीएस कंप्लीट, बस कंप्लीट बात हुई। अरे टीडीएस के रेट्स होते हैं, मान ली सैलरी पे टीडीएस 10%, मान ली एग्जाम्पल लेता हूँ, कट गया या 15 जो भी, लेकिन आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कुछ और हो सकती है, तो वो एडजस्ट करके फिर फाइनली एक्स्ट्रा और देना पड़े, या हो सकता है आपको रिफंड मिल जाए। टीडीएस तो कट गया, लेकिन आपने कुछ टैक्स प्लानिंग करके ऐसा कर दिया कि आपको उतना भी टैक्स नहीं लगना चाहिए था, लेकिन एम्प्लॉयर ने काट कर गवर्नमेंट को जमा करा दिया कि आपको रिफंड भी मिल सकता है, तो रिटर्न फाइल करो तो उससे पता लगेगा कहानी क्या है। बहुत लोग जॉब में, आईटी प्रोफेशनल तो बहुत कॉमन। अच्छा जो आईटी के फील्ड के जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं उनको सब पता होता है इनकम, कुछ नहीं पता, वो लोग आईटी नहीं फाइल करते। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, इंडस्ट्री में जाकर देना कॉमन प्रॉब्लम है। क्या बोलेंगे हमारा टीडीएस तो कटी गया, हमें क्या जरूरत है? बट दैट्स अ टोटली रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, टोटली रॉन्ग। या तो वो भी गलत कर रहे हैं, उनको समझाने वाले स्टार्टेड अकाउंट भी गलत कर रहे हैं, उनको समझाना चाहिए गलत है। अभी तो आप आईटीआर नहीं फाइल करोगे तो आपकी कितनी इनकम है एक्चुअली आईटीआर के बेसिस ही पता लगती है। आप कभी कोई लोन लेने जाओ, कार लोन, हाउस होम लोन, क्या सबसे पहले फाइनेंसर क्या लेंडर क्या सबसे पहले आईटीआर मांगता है? उससे ये पता लगता है कि आपकी कितनी इनकम है, आईटीआर से पता लगेगा, और उसके बेसिस वो डिसाइड करेगा वो कितने का लोन दे सकता है। क्यों? आप अपनी इनकम में से तो रीपे करोगे, फ्यूचर में वो लोन जो रीपे करोगे विद इंटरेस्ट किससे करोगे? आउट ऑफ इनकम। तो लेंडर पहले एसेस करेगा ना कि साहब आपकी रीपेमेंट कैपेबिलिटी कितनी है। जैसे मान लीजिए किसी के आईटीआर में आ रहा है कि उसकी 12 लाख रुपए साल की इनकम, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो मंथली 1 लाख रुपए हो गई, तो क्या वो ऐसा लोन दे देगा बैंक जिसमें पर मंथ ईएमआई जो बन रही है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट 80,000 रुपए दे देगा? कि तुम्हारी पर मंथ की इनकम ही 1 लाख रुपए की है, 80 जाके तुम ईएमआई कैसे दे दोगे? और तुम्हारे इतने खर्चे भी तो होंगे, घर बार ठीक है चलाओगे, सारा पैसा बैंक को चुका दोगे क्या? वो देगा ही नहीं, वो देगा तुम्हारा आईटीआर में, तो क्यों मांग रहे हैं? उसका भी लॉजिक यही है, दे ट्राई टू कंपेयर। अब तुम आईटीआर ही नहीं फाइल कर रहे, लोन लेने जाओ तो पता लगे आईटीआर की क्या वैल्यू है।
बहुत लोगों को मैंने देखा बेसिक चीज की समझ नहीं है, पता नहीं कैसे जिंदगी जी रहे हैं। जब जब फंसते हैं ना, अरे ये क्या हो गया, हमने ये क्या कर दिया, तो समझते नहीं चीजों को। थोड़ा सा आगे का भी विजन रखना चाहिए। बोलते हैं कैसे, मतलब अपने कागज और सब कुछ बहुत दुरुस्त रखो, सब चीज दुरुस्त, ये कहीं कोई भी चीज दिक्कत कोई भी आए फटाफट सब कुछ रेडी है, कोई समस्या नहीं है। कई लोग इन चीज को नहीं समझते। बात चले थी छोटी सी चीज और बताता हूं आपको, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर नॉट। बहुत लोगों तुमने देखा होगा इन सब चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं। आपका मोबाइल का मतलब जैसे आपका पोस्ट पेड है, बिल आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल आते हैं, इनको टाइम से पे करने का उनकी हैबिट ही नहीं होती, वो डिले ही करते हैं। बहुत लोगों ने इन चीज़ों को बड़ा लाइटली लेते हैं, पता है बहुत गड़बड़ चीज़ है। अच्छा कई बार तुम सोचो अरे यार डिले होने पे क्या हुआ, मान लो कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, डिले मान लो 5,000 का बिल है, डिले हुआ तो होता ना लेट चार्जेस 100 रुपये हैं, इतना ही होता है, 100 150 200 ये होता है, ठीक है अरे यार दे देंगे। बात 100 150 200 की नहीं है। आपको पता है क्या प्रॉब्लम हो रही है? आपका ना आपके एक कंसेप्ट होते हैं सिबिल, एक बॉडी है उसका नाम है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। एंड जितने भी आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे, आपने कोई कार लोन ले रखा है उसकी ईएमआई पे करने में डिफॉल्ट है, डिले है, तो जहां जहां फाइनेंशियल डिफॉल्ट कर रहे हैं, पैसे देने में डिफॉल्ट कर रहे हैं, चाहे बिजली का बिल हो, क्रेडिट कार्ड का बिल हो, कोई भी टेलीफोन का बिल हो, ठीक है, कोई ईएमआई पे करने में, तो वो जिसको आप डिले से पेमेंट कर रहे हैं उस एजेंसी के ऊपर लॉ में रिक्वायरमेंट है, वो सिविल को रिपोर्ट करती है। तो आपकी गलत इंफॉर्मेशन जा रही है किसके पास? सिविल के पास। अब आप बोलो सर इसका क्या यूज है? इसका यूज बताता हूं क्या है। किसी भी बैंक से लोन लेने जाओ, सबसे पहले आपकी सिविल रिपोर्ट निकलवाता है। अच्छा सिविल रिपोर्ट अगर आपके निगेटिव आ रही है या बहुत सारे उसमें आपको माइनस बहुत सारे रिमार्क्स आ रहे हैं, क्या लोन मिलने में मुश्किल हो जाएगी? अच्छा क्या इससे आपकी क्रेडिट वर्दीनेस खराब हो रही है? यस और नो। एंड क्या कोई भी लेंडर ऐसे बंदे को लेंड करता है उसकी अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस होनी चाहिए। अब देखो ये पता ही नहीं मैक्सिमम लोग को, बड़ा कैजुअल तरीके, अरे क्या है दे देंगे, लेट हो गया तो क्या हो गया, आपको पता नहीं चला इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है। आपकी क्रेडिट वर्दीनेस खराब हो रही है और फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े किसी फाइनेंस कराने की जेन्युइन पर्पस के लिए भी, वहां दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं चीजों को समझ नहीं एक्चुअली क्या है, हर चीज को समझना चाहिए कि इसका क्या इंपैक्ट आएगा, हम क्यों करना चाहिए और नहीं करेंगे तो क्या बैड इफेक्ट्स आते हैं। बहुत लोग मैंने बड़ा कैजुअल अप्रोच होता है, कर देंगे जी। मेरी एक प्रॉपर्टी है, मैंने किसी को किराए पे दे रखी है, जब तक मैं खुद यूज करता था उसका बिजली का बिल कभी भी मेरा पता अंदर से कुछ होता है कि मेरे को मुझे लेट पेमेंट करना मुझे ना अंदर से बड़ा खराब लगता है, क्यों लेट हो। तो मेरा तो सिस्टम है कि बिल आया जैसे मेल पे आया, और भले उसकी ड्यू डेट होता है 10 दिन आगे की या 15 दिन, मैं हाथों हाथ ही पे करता हूं। क्यों 15 दिन? क्या पता दिमाग से उस समय निकल जाए, डिफॉल्ट हो जाएगा। क्यों डिफॉल्ट? तो जितने दिन तक वो प्रॉपर्टी मैंने यूज की थी एक भी बिजली का बिल लेट से नहीं पे हुआ था। अब जिसको किराए पे दिया वो कलाकार ऐसा है कि हर बिल लेट पे करता है। मैंने एक दिन बड़ा डांटा उसको, मैं कहा तुम्हारे चक्कर में मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू खराब, कहीं ना कहीं गुडविल खराब हो रही है। मतलब बड़े बेशरम कई लोगों में देखा, बड़ा उनको कोई मतलब ही नहीं है, बड़ा लाइटली लेते हैं। मैं कहा तुम्हारे चक्कर में मेरी प्रॉपर्टी कल, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कि रिकॉर्ड में ओनर तो मैं हूँ, उसके रिकॉर्ड में तो जरा कैसा ये प्रॉपर्टी पे जो बिल रेज होता है या प्रॉपर्टी टाइम से बिल, उसको कोई मतलब नहीं कि मैं दे रहा हूँ बिल या किराएदार दे रहा है। तो गुडविल तो मेरी भी स्टेक पे। कई बार फोन आया था उनका कि जी 3 महीने का बिल पेंडिंग हुआ, तीसरा बिल आ गया, पहले 2 पे नहीं हुए, तीसरा ऐड होके आ गया। तो ना बिल जो आता है रेड कलर के आ जाएंगे, ठीक है वो रेड मार्क हो गया, ठीक है हम तो बिजली काटने आए हैं। तो मैं उसको बहुत डांटना पड़ता फोन में, मैं कहा भाई क्या कर रहे हो यार, थोड़ी तो शर्म करो, ठीक है। तो कई लोगों का बड़ा मतलब बड़ा कैजुअल अप्रोच है, बट दिस थिंग्स आर नॉट गुड। वो आपके अल्टीमेटली आपकी गुडविल लॉस है, आपको परेशान करेगा बाद में। तो हमेशा ना चीजों को प्रॉपर तरीके से काम कीजिए, हर चीज को समझिए इसकी क्या वैल्यू। एनीवे देखिए नेक्स्ट दैट इज द राइट शॉर्ट नोट ऑफ प्रोविजो डायरेक्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन। अच्छा ये दोनों चीज को शॉर्ट नोट किस रेफरेंस इन द रेफरेंस ऑफ दिस टॉपिक इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अच्छा एक चीज मैंने आपको बताई थी, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स और स्टैट्यूट्स को मैंने कंपेयर किया था। मैंने स्टैट्यूट इज ऑल्सो लीगल डॉक्यूमेंट एंड डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो लीगल डॉक्यूमेंट। तो खाली फर्क क्या है कि डीड्स एंड डॉक्यूमेंट जो लीगल डॉक्यूमेंट है जिनके बीच में वो बना हुआ है, जो पार्टीज टू द डॉक्यूमेंट है उनके लिए लॉ है, बाकी जो स्टैट्यूट है दैट्स फॉर एवरीवन, इतना ही फर्क है, अदरवाइज दोनों ही लीगल डॉक्यूमेंट। इसलिए हमने बोला
जो प्रिंसिपल्स हम अप्लाई करते हैं फॉर इंटरप्रिटेशन स्टैच्यूट, सेम प्रिंसिपल हमने अप्लाई किया था फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट। बताया राइटिंग में जो डीड्स फॉर्मल, यही किया था हमने। आपको एक्चुअल जो डीड्स डॉक्यूमेंट जो बनते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट बनते हैं, अच्छा जैसे एक्ट में क्या स्टार्टिंग में जनरल डेफिनेशन होती है, वैसे अच्छे जो लेवल के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट बनते हैं, जैसे 30-40 पेज का डॉक्यूमेंट है कोई लीगल डॉक्यूमेंट, तो स्टार्टिंग में उसमें भी डेफिनेशन होती है, और उसमें ऐसे लिखा होता है इन दिस द डॉक्यूमेंट, इन दिस कॉन्ट्रैक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स और फॉलोइंग एक्सप्रेशन शैल हैव द फॉलोइंग मीनिंग अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज, जस्ट लाइक सेक्शन 2। तो बार बार वो टर्म आएंगे, हमने एक बार डिफाइन कर दिया, हमने एक बार क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। और जैसे वहां हम प्रोविजो वगैरह, जो प्रोविजो एक्सप्लेनेशन, ठीक है, सेविंग क्लॉज, हम कॉन्ट्रैक्ट में भी सब यूज करते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ एक चीज बताओ, क्या डज इट लुक लाइक ए स्टैच्यूट और नॉट? ये सुनो, इसलिए मैंने बोला कि पैरेलल एकदम चीज है, हम वैसे ही लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं इतनी डिटेल में इसलिए बता देता हूँ क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आप तो कॉन्ट्रैक्ट के फाउंडेशन में पढ़ा या हमें इंटरप्रिटेशन, लेकिन जो लीगल डॉक्यूमेंट बनते हैं और कैसे ड्राफ्ट करते हैं, पूरा एक CS फाइनल में एक पेपर है उसका, ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, वो पेपर में पढ़ाता हूँ। तो मैं एक चीज बता देता हूँ सर, डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज डलती है और किस तरीके में पूरा डॉक्यूमेंट बना के दिखा सकता हूँ। तो इसलिए कई सारे उस कन्विक्शन से, बिलीव से मैं समझा देता हूँ कि वो एक्चुअली स्टैच्यूट की तरह ही होता है, वो सब मिनी स्टैच्यूट है, ठीक है, एंड इट इज ओनली फॉर दोज पीपल हु आर अ पार्टी, बस इतना ही फर्क है जो उस ट्रांजेक्शन में उस डॉक्यूमेंट के पार्टीज हैं, बाकी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन बनता उसी तरीके से वो भी। तो सोचिए, देखिए अगर आपको कोई लीगल डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करना हो, क्या उसके लिए भी आपको लॉ की अच्छी समझ होनी चाहिए, बनना उसी लाइन्स पे है, ठीक है, उसकी इंटरप्रिटेशन करनी भी आनी चाहिए कि साहब बनाने वाले को तो पता होना चाहिए साहब कैसे लिख रहा हूँ, उसका मतलब क्या निकलेगा, ये सुनो। तो इसलिए ड्राफ्टिंग द लीगल डॉक्यूमेंट इज अ वेरी, एंड यू विल सरप्राइज टू नो, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, और उनके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उनका तो सब कुछ राइटिंग में होता है, ठीक है, किसी को सप्लाई करना है गुड्स की जो कुछ है, किसी रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट, किसी का ज्वाइंट वेंचर सेटअप करना है, किसी को टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है, वो लगता है चलता ही रहता है उनके, तो लीगल डॉक्यूमेंट बनते ही रहते हैं, और वर्बली कुछ नहीं होता, सब चीज़ वो राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो ये बड़ी बड़ी लॉ फर्म जो होती हैं, इन लॉ फर्म से ही लोग ड्राफ्ट करवाते हैं, और एक एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाने के लॉ फर्म 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए फीस चार्ज करती है। देखिए कंपनी 20 लाख रुपए 15 लाख रुपए ऐसे थोड़ी दे देती है, कुछ तो कलाकारी, कुछ ना कुछ दिमाग तो उन्होंने लगाया है उसको बनाते हैं, वो एक एक वर्ड को यूज करते हैं, बहुत सोच समझ के यूज करते हैं, भाई इसका इम्प्लीकेशन मेरे क्लाइंट को दिक्कत नहीं आए, जो क्लाइंट मेरे से काम करवा रहा है मेरे को इतनी फीस देगा, मेरे क्लाइंट को कल के दिन कोई लीगल इशू ना है, दे आर सो पर्टिकुलर। और ऐसे नहीं वो खड़े खड़े बन जाता है, उसके लिए BCO तो मीटिंग होती है कि आप क्या चाहते हैं, क्या चीज, पहले तो क्लाइंट की इंटेंशन समझेगा ना, कि जो बनवा रहे कि व्हाट डू यू वांट, व्हाट आर योर राइट्स टू बी सेफ गार्डेड, वो पूरा समझते हैं, फिर उसके साथ कई सारे ड्राफ्ट बनेंगे, उससे फिर कुछ और इंप्रूवमेंट करते हैं, फिर फाइनल शेप लेते लेते टाइम लगता है, तो फीस भी उससे आप चार्ज कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर पूरी समझ होनी चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, उसका क्या मतलब है, ठीक है, नहीं तो वही बात ऐसे ही है। देखिए, तो एक तो प्रोविजो को एक्सप्लेन करना और एक्सप्लेनेशन, दोनों ही इंटरनल एड है, ठीक है, दोनों ही क्या है, इंटरनल एड, आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मिसचीफ रूल फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट, ऑल्सो गिव 4 मैटर्स इट कंसीडर। याद है हेडेंस केस में आता है कि 4 चीजें कंसीडर करते हुए हम आपको इंटरप्रिटेशन करते हैं, वही वाली देखिए, तो वही मिसचीफ, देखिए वही हेडेंस केस में 4 चीजें वही रखिए कि साहब ये 4 चीजें कंसीडर करते हुए, याद है हेडेंस केस में मैंने बताया था कि 4 चीजों कंसीडर करते हुए इंटरप्रिटेशन कर दी। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ डिक्शनरी डेफिनेशन कैन बी ऑफ, ये सेम क्वेश्चन पहले आया था, वन ऑफ द एक्सटर्नल एड, एंड सबसे पहले हम रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन लगाते हैं, तो वहां डिक्शनरी की हेल्प चाहिए हमें, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेम्बल डज नॉट ओवरराइड द प्लेन प्रोविजन, ऑब्वियसली जब तक क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्रेम्बल का कोई यूज नहीं है। कमेंट ऑल्सो गिव सुटेबल एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल में वही दे सकते हैं, और भी एग्जाम्पल देते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट पर ऑल दैट, ठीक है। हाउ विल यू अंडरस्टैंड विद प्रोविजन इन अ स्टैच्यूट मैंडेटरी और डायरेक्टरी? जनरली शैल लिखा होता है मैंडेटरी है, मे लिखा होता है डायरेक्टरी, बट हाउएवर इफ दैट मीनिंग एब्सर्ड और गोइंग अगेंस्ट द पर्पस, देन वी हैव टू यूज द रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5D, इफ इट इज डिफाइंड एज कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी डेफिनेशन दे रखी है, एंड पर्सन के डेफिनेशन इंक्लूड्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, हाउ टू इंटरप्रेट और कंस्ट्रक्ट द नेचर स्कोप ऑफ, क्या पहली डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है?
उसको बताना है इसका मतलब क्या होता है एंड ऑल दैट। दूसरी क्या है, इंक्लूसिव, इसका मतलब बताना है। तो बेसिकली वो डेफिनेशन में पड़े एग्जॉस्टिव एंड इंक्लूसिव, उसी में बेस क्वेश्चन है। दो डेफिनेशन बोला, इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे इन द कॉन्ट एंड स्कोप ऑफ द डेफिनेशन। क्या ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है मीनिंग को, और ये क्या एक्सटेंसिव है। इंक्लूसिव और एक्सटेंसिव बोलते थे, बताया था। अब उससे मतलब नहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आपको क्या लेना देना है, आपको तो देखना खाली इंक्लूड्स लिखा होता है, डेफिनेशन क्या है, इंक्लूसिव। अब देखो इसमें पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी है, तुम्हें उससे मतलब ही नहीं है, तो खाली इससे पकड़ना है। उसमें इंक्लूड्स में कई सारी चीज़ दे रहे हैं, पर्सन में क्या क्या इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन सवाल उठता है कि हमें उससे मतलब नहीं है, वी आर ओनली सपोज टू, आपको इंटरप्रेट करना है कि सब इंक्लूड्स लिखा हुआ तो डेफिनेशन क्या इंक्लूसिव है, तो उसका मतलब क्या होता है, ऑल दैट, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ यू इंटरप्रेट द टर्म इंस्ट्रूमेंट यूज इन स्टैट्यूट। इंस्ट्रूमेंट बताते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 14, किसका सेक्शन 2 क्लॉज 14 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट। ऐसा डॉक्यूमेंट बाय वर्च्यू ऑफ हिज राइट्स और लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सम प्रॉपर्टीज created or transferred from one person another or altered or exchanged, that document is called as the instrument. For example, sale deed, lease deed, mortgage deed, promissory note, bill of exchange, insurance policy, share certificate, share transfer deed। याद है कितने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। और इन सब में देखना बताते एवरी इंस्ट्रूमेंट इज चार्जेबल टू स्टैम्प ड्यूटी। तो देखना जितने भी एग्जाम्पल हैं इनमें या तो स्टैम्प पेपर यूज होते हैं या उस पर चिपकाने वाली स्टैम्प होती है, एडहेसिव बताया था, इम्प्रेस एंड एडहेसिव। एट द टाइम ऑफ इंटरप्रेटिंग स्टैट्यूट कॉमा व्हाट विल द इफेक्ट, वही सेम क्वेश्चन है। अच्छा, यूसेज और कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस मैंने बता था, इसमें एक तो वो बताना है, साथ में क्या कंटेम्प्रोरी एक्सपोजिटिव डिस्कस करना है। देखो वही पहला तो कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर, दूसरा द बेस्ट विच जब वो बना था उस समय क्या मीनिंग सोचा गया था, वो दोनों चीज डिस्कस करनी है। नेक्स्ट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रोविजो विथ रेफरेंस टू द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। Next, associated words to be understood in common sense manner. Explain this statement. बताया था sausage or sausage. Associated words, the meaning of one word depends upon the meaning of other word along with which it is used. Yes or no? बताना कि साहब एक वर्ड अपना कलर, अपना मीनिंग दूसरे वर्ड के मीनिंग से डिराइव करता है जिसके साथ वो यूज किया गया है, एसोसिएटेड वर्ड्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ नॉसिर और सॉसेज आपको वो डिस्कस करना है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन ये करो, नॉसिर और सॉसेज ये उसके बेसिस पे पूरा क्वेश्चन बना रखा है। A word is known by its associate and all that. One of the external aids of interpretation. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये देखिए, ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं ब्रीफली एक चीज बता कि उस जानने के बाद क्वेश्चन समझ में आएगा। कंपनीज एक्ट में कंसेप्ट है, अच्छा जब कंपनीज में, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी में जितने भी मैटर्स होते हैं सबसे पहले क्या वो करना है नहीं करना, उसके ऊपर डिस्कशन और डिसीजन कौन लेता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हमेशा मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज नॉट इनटू द हैंड्स ऑफ शोल्डर, इट इज द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो हमेशा कंपनी में कोई भी मैटर पे कि डिस्कशन और डिसीजन, सब कंपनी लॉ में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, ठीक है, बिकॉज दे आर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ कंपनी। अच्छा मान लिया किसी पर्टिकुलर चीज पे उन्होंने गो अहेड दे दिया, बोर्ड मीटिंग में आपको ओके कर दिया कि हाँ ये करना है, लेकिन अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से उसे करने के लिए शोल्डर की अप्रूवल चाहिए, जैसे पढ़ते हो ना इस चीज के लिए शोल्डर की अप्रूवल चाहिए, जैसे होता ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल शोल्डर अप्रूवल रिक्वायर्ड एसआर, ये सुनो, इट मींस क्या आपको डायरेक्टली बोर्ड कर लेगा या उसके लिए जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी फॉर द, इसका बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है कि भाई हमारी तरफ से ओके है, बट दैट अप्रूवल इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शोल्डर, अकॉर्डिंग टू लॉ शोल्डर की अप्रूवल चाहिए, ये सुनो। अच्छा जहां पे पावर ही बोर्ड की अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट शोल्डर का अप्रूवल नहीं चाहिए, क्या उस केस में बोर्ड जो अप्रूव कर देगा वही एब्सोल्यूट हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट। लेकिन अगर जहां शोल्डर के अप्रूवल चाहिए तो वहां क्या होगा, बोर्ड वहां भी अप्रूव करेगा, लेकिन वो एब्सोल्यूट अप्रूवल है सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शोल्डर, सब्जेक्ट। अब फिर जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी, फिर वहां पे मैटर शोल्डर के सामने रखा जाएगा, अगर उन्होंने भी ओके कर दिया तो आगे बढ़ जाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। अगर शोल्डर ने रेजोल्यूशन नहीं पास किया तो क्या इंप्लीमेंट करेंगे, नहीं करेंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ शोल्डर की अप्रूवल भी। लेकिन हर चीज स्टार्ट कहां से होती है, चाहे बोर्ड की शोल्डर की अप्रूवल चाहिए चाहे नहीं चाहिए, वो तो डिपेंड करता है हर केस में लॉ क्या कहता है, लेकिन हर केस में स्टार्ट कहां से होता है, बोर्ड से, क्योंकि दे आर मैनेजिंग अफेयर डायरेक्ट। अच्छा जनरल मीटिंग बुलाना ये भी तो एक डिसीजन है कि जनरल मीटिंग बुलाई जाए, कौन डिसीजन लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। Why they need to call a general meeting? Because they have decided something to do which requires the approval of shoulder according to law, and that's why the general meeting is being called. समझ रहा है लॉजिक, ठीक है, किस तरीके होता है। अब देखिए आप, अच्छा जब कंपनी के आप डायरेक्टर हैं
तो क्या आपको अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है, कंपनी के इंटरेस्ट को या पर्सनल इंटरेस्ट को? कंपनी को, दिस इज वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर दैट दे हैव टू अपहोल्ड द कंपनीज इंटरेस्ट अबव देयर पर्सनल इंटरेस्ट. अच्छा, whenever there is a clash between their personal interest and company interest, which interest should be given the priority? Company interest, obviously that is the one of the duties of directors, one of the duties of director. Now, तो अगर मान लिया बोर्ड मीटिंग में कोई मैटर अप्रूव हो रहा है और उस मैटर के अंदर कोई डायरेक्टर का पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर का, तो पहली बात क्या उसे डिस्क्लोज करना चाहिए कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस मैटर. ये सुनो, मैं बताऊंगा, एग्जांपल देकर बताऊंगा तो वो कैसे, ठीक है. और फिर उसके अगर उस मैटर पे शोल्डर की अप्रूवल चाहिए तो शोल्डर को जब रिकमेंड होगा वो मैटर बाय द बोर्ड कि भाई हमने तो अप्रूव कर दिया, आप भी अप्रूव कर दो, ठीक है, क्या वहां भी बताना पड़ेगा इस मैटर में कंपनी के डायरेक्टर का ये इंटरेस्ट है, हाँ या ना? ये सुनो, सो दैट शोल्डर को ये बात पता थे वो डिसाइड करे. मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं. एक प्रपोजल है कि कंपनी एक्स लिमिटेड वो किसी पार्टनरशिप फॉर्म के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही है और उस कॉन्ट्रैक्ट के वजह से पार्टनरशिप फॉर्म तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकती, मतलब कहने का तो सारे पार्टनर्स, एक ही बता ना, याद है फाउंडेशन बता था या मतलब फॉर्म कर रही, इसका तो सारे पार्टनर कलेक्टिवली कर रहे, एक ही बात है, फॉर्म का नाम नहीं आएगा पर एक ही बात है, हम आम भाषा में ऐसे बोलते हैं फॉर्म के साथ, ठीक है. तो एक तरफ एक्स लिमिटेड कंपनी है, अब मान ली एक फॉर्म है एबीसी एंड कंपनी, मान ली एक फॉर्म है, उसके साथ एक्स लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है जिसमें एक्स लिमिटेड एबीसी एंड कंपनी फॉर्म से रेगुलर रॉ मटेरियल परचेज करेगी, समथिंग लाइक दैट. अच्छा, आप जिससे परचेज करेंगे तो क्या वो प्रॉफिट भी कमाएगा, है ना? अपनी कॉस्ट प्राइस थोड़ी दे देगा. इसका मतलब एक तरह से एबीसी एंड कंपनी को क्या आपको एक बिजनेस मिल रहा है, हाँ है ना? उस फॉर्म को एक बिजनेस मिल रहा है कि आप रेगुलर रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली पैसे भी कमाएंगे, प्रॉफिट भी कमाएंगे. अब उस एबीसी एंड कंपनी फॉर्म में मान लिया इस एक्स लिमिटेड में जितने डायरेक्टर, मान लिया यहाँ पे 4 डायरेक्टर D1 D2 D3 D4, ठीक है, उसमें 3 पार्टनर है फॉर्म में एबीसी. लेट्स से वन ऑफ द पार्टनर ए, शी इज द स्पाउस ऑफ डायरेक्टर D1, शी इज द स्पाउस ऑफ डायरेक्टर. मुझे बताइए क्या इस ट्रांजैक्शन जो कंपनी उस फॉर्म के साथ प्लान कर रही है, क्या इसमें डायरेक्टर D1 का इंटरेस्ट है कि नहीं, है कि नहीं? या अगर मान लीजिए अप्रूव हो गया तो इनडायरेक्टली क्या उसकी वाइफ को भी फायदा होगा, ये सुनो, उस फॉर्म को प्रॉफिट मिलेगा, उसमें उसकी वाइफ भी पार्टनर है, क्या फायदा होगा? तो क्या वो इंटरेस्टेड पार्टी हो गया? तो जिस बोर्ड मीटिंग में, कंपनी की बोर्ड मीटिंग में वो मैटर प्रपोजल रखा जाएगा कि साहब ये कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करना है, इस फॉर्म के साथ करना है नहीं करना, ठीक है, तो क्या पहले D1 को डिस्क्लोज करना चाहिए कि साहब सिंस माय वाइफ इज अ पार्टनर इन दैट फॉर्म वेर इट इज प्रपोज टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, आई एम इंटरेस्टेड एंड आई विल नॉट पार्टिसिपेट. क्या बायसनेस को रिमूव कर रहे हैं? नहीं तो बद्दा अगर उसको इन्वॉल्व करोगे कि वोटिंग कीजिए कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव करते हैं या नहीं, क्या वो तो देखेगा साहब अप्रूव कर दो, चाहे कंपनी का नुकसान हो उस फॉर्म का फायदा हो, क्या वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है? बट एज ए डायरेक्टर क्या आपका रोल क्या है? टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द. अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना, एक तरफ पर्सनल इंटरेस्ट और एक तरफ कंपनी का इंटरेस्ट है, ये सुनो, तो लॉ बोलता है बेटर उस बंदे को अवॉइड ही करो, वो डिस्क्लोज करे, उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करे, वो पार्टिसिपेट भी नहीं करे. मतलब बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या होगा, फिर वो डायरेक्टर पार्टिसिपेट नहीं इस मैटर में. वाई? बिकॉज इज ए इंटरेस्टेड पार्टी, ही जा. समझ आ रहा है? समझ आ रही है बात? अच्छा, क्या एलिमेंट ऑफ बायसनेस आ सकती है, ये सुनो, एंड दैट्स वाई इसको अवॉइड. अब देखिए, अब ये मान लिया लॉ के हिसाब से इस कॉन्ट्रैक्ट, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लिया इसके लिए शोल्डर के अप्रूवल चाहिए तो मैटर जनरल मीटिंग में भी जाएगा. अच्छा, जनरल मीटिंग में बाकी डायरेक्टर्स ने अप्रूव करके रिकमेंड कर दिया है, तो शोल्डर तो ये बोल रहे बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, बोर्ड में कौन से डायरेक्टर ने अप्रूव किया, कौन से, ये थोड़ी बताया, खाली बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है, ठीक है, एंड नाउ इट इज रिकमेंडेड फॉर योर अप्रूवल, शोल्डर को बुलाएगा. तो शोल्डर को क्या ये बताना जरूरी है कि साहब ए वाला डायरेक्टर इसमें पर्सनली इंटरेस्टेड है, हाँ है ना? क्या उसका इंपैक्ट भी शोल्डर पे आएगा डिसाइड करते समय कि हमें अप्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यस और नो? समझ आ रहा है? मैं एक और एग्जांपल दे समझाता हूं आपको, बेटर और समझ में आएगा. शोल्डर के पास जितने भी मैटर जनरल मीटिंग में आते हैं फॉर देयर अप्रूवल, उसको रिकमेंड कौन कर रहा है? अभी तो बताया सारे मैटर सबसे पहले कौन अप्रूव करता है? बोर्ड. और अगर शोल्डर के अप्रूवल चाहिए तो वो रिकमेंड करता है शोल्डर को फॉर द अप्रूवल, ये सुनो. तो वो कोई भी मैटर जनरल मीटिंग में आ रहा है फॉर अप्रूवल शोल्डर, उसको रिकमेंड कौन कर रहा है? बोर्ड और डायरेक्टर. तो बोर्ड ही रिकमेंडिंग अथॉरिटी. तो अगर बोर्ड में किसी भी डायरेक्टर का उस मैटर में पर्सनल इंटरेस्ट है, अगर ये बात शोल्डर को नहीं बताओगे तो क्या शोल्डर मिसगाइड हो सकता है, ये सुनो? इसलिए लॉ बोलता है वो भी बताना है शोल्डर को, इस मैटर में कंपनी का ये डायरेक्टर इस तरीके से इंटरेस्टेड है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इसकी स्पाउस, इसकी वाइफ इस फॉर्म में पार्टनर है जिस फॉर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने की बात हो रही है, ठीक है. अच्छा, क्या इसको जानने के बाद अब शोल्डर जब डिसाइड करेगा मुझे इसको अप्रूव करना है नहीं करना, क्या वो पूरी तरह से वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहा है? क्या ले रहा है? वेल इन्फॉर्म्ड. और ये समझते हो ना, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन.
कि मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ आफ्टर नोइंग ऑल द फैक्ट्स विच कैन अफेक्ट माई डिसीजन। ये सुनो, अच्छा कई बार हम सबके साथ नहीं होता, हम कोई डिसीजन ले लेते हैं अब बाद में बोलते हैं यार हमने गलत डिसीजन ले लिया किसी भी चीज़ का। बोले क्यों गलत लिया? या कई बातें मुझे पता नहीं थी जो मेरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती, और वो पता होती तो मैं ऐसा नहीं कुछ और डिसाइड करता। तो गड़बड़ क्या हुई? हैव यू टेकन अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन और इल इन्फॉर्म्ड? इल इन्फॉर्म्ड। और हमेशा बोलते हैं वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेनी चाहिए। इसलिए तो बोलते हैं कोई भी चीज़ डिसाइड करो पूरी तरह उसकी तहकीकात समझो पूरे, फिर डिसाइड करो, तो आप कभी भी गलत डिसीजन नहीं लोगे। आप गलत डिसीजन क्यों होते हैं? हमें पूरी जानकारी नहीं होती, हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं। तो कम अंडरस्टैंड द इंटायर थिंग, ठीक है, एंड देन टेक अ डिसीजन। तो शोल्डर को कह सकते हैं जब हम इन्फॉर्म करते हैं कि बोर्ड के ये डायरेक्टर्स में इंटरेस्टेड है, तो ऐसा करके हम क्या शोल्डर को इनेबल कर रहे हैं किस बात के लिए? टू टेक अ वेल इन्फॉर्म डिसीजन, टू टेक अ वेल इन्फॉर्म डिसीजन। मैं ऐसा एक सिमिलर से एग्जांपल देता हूं। मान लिया एक बच्चा मेरे पास आया कि साहब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास लगानी है, और वो क्लास यहाँ पे सब्जेक्ट की यहाँ क्लास नहीं हो रही। यहाँ तो वैसे सारे सब्जेक्ट क्लास है, एग्जाम्पल देने के समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मुझे क्लास लेनी, यहाँ पे वो सब्जेक्ट पढ़ा नहीं रहा, आप मुझे बता दो, रिकमेंड कर दो कि किस टीचर से पढ़ लूँ। होता कई बच्चे अप्रोच करते। मान लो एक पर्टिकुलर टीचर का नाम मैंने बता दिया कि अब इससे पढ़ लो, मैं रिकमेंडिंग अथॉरिटी हो गया, है ना। लेकिन जिसका नाम मैं बता रहा हूँ उसके साथ मेरी सेटिंग है। तो अब तुम डोंट गेट सरप्राइज, ऐसा बहुत कुछ है। अच्छा हिंदुस्तान में सारी सेटिंग चल रही है, काम करके तो कोई राजी नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो खाली सेटिंग के पैसे कमाते हैं, खुद कुछ नहीं करते। वो बहुत लोग ऐसे हैं, ठीक है, वो खाली यही काम करते हैं, ठीक है, हर चीज़ में। ये तो मैं ऐसे एग्जाम, हर चीज़ में ऐसे ही है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल है, CS, वो क्या करते हैं पता क्या करते हैं? क्लाइंट से काम ले आएंगे, समझे, करते कुछ नहीं है, किसी दूसरे CA को पास ऑन कर देंगे, जो फीस मिलेगी मतलब 50% मेरा। वो कुछ नहीं कर रहा है, खाली क्या कर रहा है? काम लेके आगे रेफर, कमीशन एजेंट बना हुआ है। बहुत सारे प्रोफेशनल यही काम, खाली यही काम करते हैं। बोलते हैं कौन झंझट पाले काम रह गया है। वो खाली लाइजनिंग समझते हो ना, लोगों से मिलना जुलना, रिलेशंस बनाना, ठीक है, और पार्टियों में जाना, ठीक है, और काम को लेके आना। कई केस में तो आप हैरान हो जाओगे कि एक क्लाइंट ने एक काम के लिए जितनी फीस दी, मान लीजिए एक क्लाइंट ने एक काम करवाने के लिए 1 लाख रुपए फीस दी, फाइनली जो उस काम को जो बंदा कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको सिर्फ 25,000 रुपये मिल रहे हैं। बाकी 75,000 रुपये कहाँ गायब हो गए? उसमें भी कई कट होते हैं। ए को काम मिला, ए ने बी को पास कर, बी भी हो सकता नहीं करे, वो भी सी को पास कर देगा। तो वो कह रहे बाकी सब खा गए 75, और इसलिए जो काम करे उसको 25,000 रुपये मिल रहे हैं। अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है? ये जो सिस्टम चला हुआ हमारी सोसाइटी में है, गड़बड़ी सिस्टम। क्या एक चीज बताइए, जो बंदा 25,000 रुपये में काम कर रहा है, क्लाइंट 1 लाख रुपये खर्च कर रहा है, तो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन का 1 लाख वाली क्वालिटी होगी। वो तो उसके तो जेब से 1 लाख रुपये निकल रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहा है उसको मिल कह रहे हैं 25,000, तो उसी हिसाब से क्वालिटी देता है। इस बात में झगड़े होते हैं भाई बाद में। लेकिन कई लोग होते हैं बेशर्म होते हैं, बीच में जो बिचौलिए पैसे खा रहे हैं, वो बेशर्म होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कई बार तुम सोचोगे फर्क क्या आ रहा है, भैया जो सामने वाला 25,000 वाला 25,000 के हिसाब से काम करेगा ना, अब लाख रुपए वाला बंदा लाख रुपए के हिसाब से काम करेगा। बंदे टू बंदे में तो फर्क होती है कि सब उसका काम करने का स्टैंडर्ड और क्वालिटी क्या है। एक पिक्चर आई थी बहुत पहले, तुमने भी शायद देखी हो, आमिर खान की रंग दे बसंती, नहीं देखी है? नाम सुना हो, वो अच्छी मूवी है। उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग है। एक ना अनुपम खेर किसी ने फॉरेनर से बात करा, तो कोई आर्म डील होती है, आर्म्स डील, ठीक है, तो कुछ बात कर रहे होते हैं, तो कुछ प्राइस पे निगोशिएशन चल रहा होता है कि वो सामने वाला कम पैसे दे रहा है और अनुपम खेर ज़्यादा मांग रहा था। तो अनुपम खेर बाद में क्या बोलता है, उसको लग रहा है कि सारे पैसे मेरे को मिलेंगे, सामने वाले को लग रहा है कि सारे पैसे मुझे, बोला मुझे किस किस को देना पड़ेगा बीच में, नेट तो मेरे पास थोड़ा सा बचेगा, तो उसे लग रहा है कि सारा। तो बड़ा अच्छा डायलॉग बोलता है, बोले हिंदुस्तान में 2 लोगों की शादी होती है तो खाना बारात भी खाती है, खाली दूल्हा दुल्हन ही नहीं खाते, समझ रहे हैं? शादी भले 2 लोग की हो रही है तो खाना खाली वही थोड़ी खाते हैं, खाना तो बाराती भी खाते हैं। तो वही वाली बात है कि साहब लग रहा है क्लाइंट कि मैं इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ, बीच में बिचौलिए इतने हैं साहब, और बहुत लोग खाली यही काम कर रहे हैं, इधर से कट लिया उधर पास किया, इधर से कट लिया उधर, यही काम ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। वो बड़ा मजा आता है उनको, ठीक है, उनको लगता है अच्छा क्या अर्निंग द मनी विदाउट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा प्रोफेशनली आप कोई काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट पे आपके साइन भी होंगे, आपका नाम भी आएगा, कल के दिन कोई इशू हो जाता है आप पे क्वेश्चन भी उठ सकता है। अच्छा जो लोग खाली कमीशन ले रहे हैं, कहीं नाम आता है उनका? डॉक्यूमेंट्स पे कहीं नाम आता है क्या? कहीं नहीं आता। वो तो खाली ऊपर ऊपर से बात वर्बली है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी 0, पैसे कमा।
लेकिन चले इसको मैं हमेशा बोलता इस तरीके से पैसे कमाना है तो बहुत सारे काम हैं, फिर प्रोफेशनल बनने की क्या जरूरत है, फिर प्रोफेशनल बनने की क्या जरूरत है, देयर लॉट ऑफ वेज ऑफ अर्निंग द मनी। एनीवे, मेरा कहना था मैंने एक बच्चे को रिकमेंड किया इस टीचर से पढ़ लो, और उसके साथ मेरी सेटिंग है, और ये बात बच्चे को नहीं पता कि सर की सेटिंग है और सर को वहाँ से कमीशन मिलता है। तो मुझे बताइए क्या वो बच्चा मिसगाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरे ट्रस्ट पे वहाँ चला गया, मैं और किसी का नाम क्यों नहीं बोल रहा कि वहाँ से मेरी सेटिंग नहीं है, तो मैं ये थोड़ी देख रहा हूँ कि साहब वो टीचर अच्छा है कि नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि साहब वहाँ जाने से मुझे फायदा होगा, हाँ या ना? ये सुनो, इसलिए मैंने रिकमेंड किया। लेकिन अब एक सिचुएशन ये है, अच्छा यहाँ बच्चा मिसगाइड हो रहा है, मेरे रिकमेंडेशन को फॉलो कर रहा है, वो मिसगाइड हो रहा है, लेकिन अगर बच्चों को ये पहले से पता हो कि सर की उसके साथ सेटिंग है, अब बच्चा मिसगाइड होगा क्या? बच्चा इस बात को कंसीडर करते हुए डिसाइड करेगा कि मुझे यहाँ जाना ही जाना, कोई उसे ऑलरेडी पता है कि हाँ जिसने रिकमेंड किया उसके साथ कोई अरेंजमेंट है, तो बोले ओह सर की तो सेटिंग है तो सर उससे इसलिए नाम बता रहे हैं, तो वो और भी लोग एक्सप्लोर करेगा। अब वो मिसगाइड नहीं हो रहा। अब वही सेम चीज मेरी जगह कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रख लीजिए, वो रिकमेंड कर रहे हैं किसको? शेयर होल्डर को, जैसे स्टूडेंट शेयर होल्डर हो गया। क्या अब शेयर होल्डर को पता हो कि बोर्ड का इसके अंदर किसी डायरेक्टर क्या इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट है, क्या शेयर होल्डर मिसगाइड होगा? नहीं। तो इसलिए लॉ में रिक्वायरमेंट है कि पहले तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड डायरेक्टर डिस्क्लोज करे इंटरेस्ट के मेरा, प्लस उसमें पार्टिसिपेट नहीं करे, प्लस वो मैटर के शेयर होल्डर को रिकमेंड करते फॉर अप्रूवल, तो उसमें ये भी बताइए कि कंपनी के ये डायरेक्टर का इसमें ये पर्सनल इंटरेस्ट है, सो दैट शेयर होल्डर्स आर नॉट मिसगाइडेड, शेयर होल्डर्स आर नॉट मिसगाइडेड। आई होप दिस क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन आप समझिएगा, अब आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन। सोहेल, अ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, not being personally concerned or interested, financially or otherwise, ठीक है, उसका किसी मैटर कंपनी में कोई मैटर डिसाइड हो रहा है जिसमें उसका कोई फाइनेंशियल या कोई भी इंटरेस्ट पर्सनली नहीं है, इन अ मैटर ऑफ ए प्रपोज मोशन प्लेस बिफोर द बोर्ड मीटिंग, मतलब कंपनी के बोर्ड मीटिंग को प्रपोजल आया है जिसमें उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, एंड डिड नॉट डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट, उसने डिस्क्लोज है ही नहीं कोई इंटरेस्ट, तो डिस्क्लोज क्या करेगा? लेकिन ऑल्दो ही हैज अ नॉलेज दैट हिज सिस्टर इज इंटरेस्टेड इन दैट प्रपोजल, उसका खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन उसको ये पता कि मेरी सिस्टर का क्या इसके अंदर इंटरेस्ट है, he restrains from making any disclosure of interest on the presumption that he is not required by law to disclose any interest as he is not personally interested or concerned। अब उसने क्या किया? डिस्क्लोजर नहीं किया, उसको लगा मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो है नहीं, मेरी सिस्टर का है, एंड इस कारण से उसने कोई डिस्क्लोजर नहीं किया। ही मेड हिज प्रिजम्पशन, उसने एक प्रिजम्पशन ले लिया, रिलाइंग ऑन द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, लिटरल कंस्ट्रक्शन लिया कि साहब इंटरेस्ट है नहीं है। अच्छा बताइए, आप क्या खाली लिटरल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बाय द वेरी वर्ड इटसेल्फ, ठीक है, एक्सप्लेनिंग द स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन अंडर दिस रूल इन द गिवन सिचुएशन डिसाइड वेदर डिसीजन ऑफ सोहेल इज करेक्ट। बताइए, उसने लिटरल इंटरप्रिटेशन कर लिया कि साहब लॉ में लिखा हो कि आप अगर पर्सनली इंटरेस्टेड हो, उसको लगा मैं तो पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरी सिस्टर इंटरेस्टेड है, लेकिन पर्सनली इंटरेस्टेड तो मैं तो हूँ ही नहीं, उसने डिस्क्लोज नहीं किया, अपनी सिस्टर वाली बात भी डिस्क्लोज नहीं की। तो क्या मुझे बताइए, क्या वो सिर्फ रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन लगा रहा है while interpreting that requirement that a director personal interest should be disclosed? yes or no? But क्या पर्पस के पीछे क्या है? any biasness, it should be brought before the board, before the shoulder, and that person who is biased whether directly or indirectly should not be allowed to participate, बिकॉज वो बायस्ड होगा तो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करेगा, कंपनी के इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं करेगा। तो क्या इतनी सारी बातों को समझ के देखें तो इंटरप्रिटेशन क्या वाइडर लेना पड़ेगा? ये सुनो, नॉट ओनली पर्सनल इंटरेस्ट डायरेक्टली बट ऑल्सो इनडायरेक्टली। भाई आपकी सिस्टर का उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, आपकी स्पाउस का है, तो क्या इनडायरेक्टली तो आप भी इंटरेस्टेड हो गए? ये सुनो कि भाई इससे मेरी सिस्टर को फायदा हो जाएगा, चलो मैं हाँ बोल देता हूँ, भले वो कंपनी के लिए वो ट्रांजेक्शन सही नहीं है, क्या इससे बायसनेस आ सकती है? ये सुनो, लेकिन शब्दों से खाली देखो तो क्या लगेगा कि मैं तो पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लॉ में क्या है, इफ यू आर पर्सनली इंटरेस्टेड, उसने शब्दों के हिसाब से देखा कि मैं तो पर्सनली, उसे डिस्क्लोज नहीं किया। क्या वाज इट अ करेक्ट इंटरप्रिटेशन, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन? रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। ही शुड हैव डिस्क्लोज, ही शुड हैव डिस्क्लोज इवन हिज सिस्टर्स इंटरेस्ट एंड शुड नॉट हैव पार्टिसिपेट, शुड नॉट हैव पार्टिसिपेट। अब देखो क्वेश्चन कंपनी लॉ से उठा के रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, मैंने बताया ये चैप्टर क्या है, स्टार्टिंग से मैंने क्या बताया चैप्टर क्या है? क्या कोई एक्ट पढ़ रहे हैं हम? इस चैप्टर में यही तो पढ़े हैं, लॉ कैसे पढ़ते हैं। तो किसी भी लॉ के किसी भी प्रोविजन में इस चैप्टर की चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। अब उसने एक सिचुएशन बना दी कि साहब ऐसे ऐसे लॉ में रिक्वायरमेंट है, अब उसने लिटरल इंटरप्रिटेशन करके इसका मीनिंग ये लिख लिया और उसने डिस्क्लोजर नहीं किया। बट आप बताइए क्या उसने सही किया है, नहीं किया? ऑब्वियसली सही नहीं है, बिकॉज पर्पस के अगेंस्ट जा रहा है। पर्पस के क्या है, अगेंस्ट जा रहा है। क्या वो लिटरल मीनिंग पर्पस के अगेंस्ट जा रहा है? ये सुनो, मैं पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसने मैं डिस्क्लोज नहीं किया, भले मेरी सिस्टर इंटरेस्टेड है, बट इज दिस लिटरल मीनिंग गोइंग अगेंस्ट द पर्पस और नॉट? एंड स्टिल इज बायस्ड, स्टिल इज बायस्ड।
एंड बायस्ड आदमी तो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करेगा, वो कम, और एज ए डायरेक्टर यू शुड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। देखिए, हाँ, क्यों लिटरल फेल हो रहा है तो रीजनेबल पर्पस के हिसाब से तो भले लिखा हुआ नहीं है बट अब वो कवर करना पड़ेगा। देखिए, पहले तो लिटरल बता रखा है, फिर लिखा हो, देखो पहले तो लिटरल वही एब्सोल्यूट या सर, समटाइम occasion may arrive when a choice has to be made between two interpretation, one narrower and the other wider, वही reasonable. In such a, if the narrower interpretation would fail to achieve the manifest purpose of the legislation, जो purpose है वो अगर achieve नहीं कर पा रहा है, then one should rather adopt the wider one. उसके लिए रूल ऑफ रीजनल कंस्ट्रक्शन लगाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे वही लिखा हुआ, वी हैव टू इंटरप्रेट द ब्रॉडर सेंस ऑफ द रेफरिंग एनी कंसर्न और इंटरेस्ट कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एंड देखो, what is required is a full and frank disclosure without reservation separation as for, मतलब कुछ भी आपका इंटरेस्टेड हैं, कैसे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इंटरेस्टेड हैं, स्पाउस, बच्चे, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, क्या ये सभी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हैं, ये सुनो, और वो सब चीज़ें डिस्क्लोज होनी चाहिए, नॉट ओनली योर पर्सनल इंटरेस्ट। देखिए, is in the given question Sohail, a director, did not disclose the interest in a matter placed before the board in which his sister was interested, has interest, as is not, क्यों नहीं इसने डिस्क्लोज किया, उसको लगा मैं तो पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूँ। Here he ought to have considered broader meaning of the provision law, नैरोअर नहीं लेना चाहिए उसको, क्या नैरोअर मीनिंग पर्पस के अगेंस्ट जा रहा है, ये सुनो। एंड therefore even though he was personally not interested concerned, he should have disclosed the interest, तो भाई मेरी सिस्टर इंटरेस्टेड है, वो भी तो इंटरेस्ट आपका है इनडायरेक्टली। तो लिटरल रूल से जो मीनिंग आ रहा था, दैट वाज नॉट अचीविंग द पर्पस बट गोइंग अगेंस्ट द पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज, वैसे इस चैप्टर से ना जिसने एक सिचुएशन बना के रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन और रीजनेबल पूछा है, ज्यादातर इस चैप्टर में डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं। देखो ना, इतने सारे क्वेश्चन के ये पहला ही क्वेश्चन था जो आपको थोड़ा सा सिचुएशन बना रखी है, ठीक है, बट अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, ये अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा क्योंकि अभी कंपनी जेक आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन जब कंपनी जेक पढ़ लोगे, आप जनरल मीटिंग, डायरेक्टर के इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड ऑल दैट, तो अपने आप, वैसे मैंने बता दिया यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो सब पढ़ने के बाद आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगी। व्हाट इज एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेन हाउ डिक्शनरी डेफिनेशन एक्सटेंड, डायरेक्ट क्वेश्चन है। विनीत, कौन से क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हो? विनीत, विच क्वेश्चन आर यू टॉकिंग अबाउट? विनीत, आपने पूछा कि दोबारा से बफरिंग हो रही थी, कौन से क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हो? पेज नंबर बताओ विनीत। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ टू वर्ड्स मीन्स इंक्लूड्स इन अ डेफिनेशन, वाइल डायरेक्ट क्वेश्चन है। डेफिनेशन जब इंटरप्रेट करते हैं तो क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेफिनेशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। और एक बार आपको समझ में आ गया, हिंदुस्तान का कोई भी लॉ पढ़िए, डेफिनेशन देखिए वो एग्जॉस्टिव है या इंक्लूसिव है। ये कहने के लिए छोटी छोटी बातें, बट ये एकदम पूरी क्लैरिटी देती है कि हमें लॉ को पढ़ना कैसे है। नेक्स्ट इज वेदर फॉरेन डिसेंट कैन बी यूज फॉर कॉन्स्टिट्यूइंग द इंडियन स्टैट्यूट्स, पढ़ा था क्या, वन ऑफ द एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। अच्छा, उसको समझाने के लिए आप सोलोमन केस डिस्कस कर सकते हैं, एशबुरी रेलवे कैरियर वाला केस याद है, अपने डॉक्ट्रिन अल्ट्रावाइज में पढ़ा था, वो दुनिया भर के केसेस हैं, ठीक है। फाउंडेशन में तो आपने कितने सारे यूएस यूके केसेस पढ़े हैं, ठीक है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, पर जो फेमस सोलोमन केस, एशबुरी, कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है कि इसको यूज कर रहे हैं फॉर इंटरप्रेटिंग द इंडियन कंपनी लॉ। Explain the mischief rule, the rule in Hayden's class of interpretation. Also give 4 matters it consider. ये 4 matter direct question है। Next, in what way the following term consider external aid in the interpretation? Historical setting बता, historical facts and circumstances, background, parliamentary history, statement और regions, object, वो सारी चीजें। use of foreign, वही से दोबारा आ गया, क्या दोनों external aid है? Does an explanation added to a section widen the ambit of sections? ये क्वेश्चन पहले भी आया था, क्या वाइड करता है? नो, इट कैन ओनली क्लैरिफाई, रिमूव द वेगनेस, ठीक है, प्रोवाइड मोर क्लैरिटी, वो सब फंक्शन है, बट इट डज नॉट वाइडन द स्कोप ऑफ द सेक्शन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रोविजन, डज इट क्वालिफाई द मेन प्रोविजन एक्टमेंट? एक्सप्लेन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सुनो, यस इट क्वालिफाइज या एग्जामिशन देते हैं आपको, ठीक।
एक्सप्लेन द ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, स्टेट द सिचुएशन। क्या डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, वही डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन जो हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था। ये कोर्स किस अप्रोच से, अगर स्टैब्लिश लॉ है तो लीगल, और डिस्कवर करना है तो डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिनल भी दो तरह के होते हैं, दैट इज ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल। एक्सप्लेन इन रेफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन द केसेस वेयर द रूल ऑफ यूजेंस विल नॉट अप्लाई। मैंने बताया एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बोले कब अप्लाई, क्या बताया था कौन कौन से केसेस में, या जो स्पेसिफिक वर्ड्स है उसे क्लास ही नहीं बन रही, ठीक है, क्लास बनने पर क्लास एग्जॉस्टेड है, ये रूल नहीं लगेगा। अच्छा पहले भी जनरल है बाद में भी जनरल है, ये सुनो, ये सब पहले स्पेसिफिक बाद में जनरल, ऐसा नहीं है। या लेजिस्लेचर की इंटेंशन है कि उसका मीनिंग थोड़ा वाइडर लेना है, नॉट द यूजेस इन जनरल, इन केसेस में ये रूल अप्लाई नहीं। याद है टॉपिक अब दे रखा था उसके अंदर, व्हाट आर द केसेस, वहां पे रूल ऑफ जो अप्लाई लिखा हुआ था उसके अंदर, पैराग्राफ था आपको, ठीक है। When can the preamble be used as aid to interpretation, वही से ये दो सिचुएशन मैंने आपको बोले थे, नोट कर लेना उसके साथ, ठीक है। और सेकंड ये तो जनरल है, और दूसरे वाले के साथ वो सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट वाला जो था। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेम्पोरेरी, वन ऑफ द एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अच्छा ये एक्सटर्नल एड नहीं, सॉरी, सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, गलती से मुझे नहीं, सेकेंडरी रूल्स, ये सेकेंडरी रूल्स है। और जो एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो यूसेज और कस्टम प्रैक्टिस जब आता है, वहां क्या करना है, यूसेज भी बताना और ये भी बताना है, ठीक है। नाउ लास्ट, वाई इंटरप्रेटिंग जैसे व्हाट विल द इफेक्ट, देखो जो बोला था वही आ गया। ये तो वन ऑफ द सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हो गया, देखो छोटा सा ये, और ये क्या गया, वन ऑफ द एक्सटर्नल एड। अब देखो इसके अंदर वो दोनों चीज आ रही है, कस्टम वाली बात आ रही है और एक ये आपका ये कंटेम्पोरेरी वाला, ठीक है। इज दैट ओके? अच्छा मैंने पहले ही बताया इस चैप्टर की लैंग्वेज इन कंपैरिजन टू अदर चैप्टर्स थोड़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि ये कोई स्टोरी नहीं बनती, सब अलग अलग चीजें हैं, और थोड़ा लैटिन भी बहुत ज्यादा यूज है इसके अंदर। तो और चैप्टर जो कम नहीं लो पढ़ोगे तो इतने कोई लैटिन वैटिन इतनी लैंग्वेज, और एक स्टोरी भी बनेगी, सारी चीज कनेक्टेड होगी, तो इतनी डिफिकल्ट नहीं होगी। एक ये चैप्टर और एक जनरल क्लॉजेज एक्ट, उससे थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली। और चांस के बाद मैंने बताया दोनों चैप्टर हम पहले ही पढ़ाते हैं, ठीक है, वो नीड है इसलिए पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं देखता कि साहब मैं पहले इजी चीज पढ़ा दूं, बट वो गलत तरीका होगा। आपको चलिए ये चैप्टर खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट, क्या ये फील हुआ कि सब ये चैप्टर पढ़ने से हमें कितनी सारी चीज पता लगी, लॉ पढ़ते कैसे हैं। और अभी में इनकम टैक्स एक्ट भी आप पढ़ रहे हैं, देखना वहां पे अगर आप उठा के देखोगे एक्ट में क्या लिखा हुआ है, और उसको इंटरप्रेट जो जो यहाँ चीजें हम पढ़ रहे हैं अप्लाई करके देखना, आपको सही मीनिंग आ जाएगा, ठीक है। देखिए, a clause that begin with the words notwithstanding anything contained is a clause that has the effect of making the provision prevail over the others. बताया था non-obstante clause. It can operate at 4 levels. बताया था 4 तरीके से आपको, ठीक है। Explain any 2 of them. वही डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ा था the meaning of the interpretation, the important terms. वही 4 लेवल दे रखे, ठीक है। मैंने लिखा स्टूडेंट में राइट एनी, 4 है, मैं कोई भी दो क्वेश्चन में पूछा एनी, एक्सप्लेन एनी 2। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, अभी एग्जाम्पल कुछ कुछ मैंने वैसे दिए थे। अच्छा ये एग्जाम्पल दे रखा है स्वेट इक्विटी शेयर्स वाला एंड ऑल, ठीक है, कि इसमें एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के ऊपर प्रिवेल करेगा, ये सुनो ऐसे और 72 एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो लॉ अब इतना पढ़ोगे ना, उसके बाद कितने सारे एग्जाम्पल आपको सामने आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, define the concept of doctrine nocisus sausage, that is the interpretation according to context with the help of example in according to provisions or interpretation of statute. एग्जाम्पल भी आपके बुक में दे रखा था, याद है, पावर्स, प्रिविलेज, इम्यूनिटीज ऑफ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पावर्स का मतलब हम लेजिस्लेटिव पावर नहीं ले रहे, कह रहे हैं पावर्स विच आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट असेंबली एंड ऑल दैट, वो पावर्स की बात कर रहे हैं। और भी बहुत सारे आप बोले प्लांट एंड ट्रीज, प्लांट एंड मशीनरी, या तो मैंने कितने सारे एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। सो मेनी, मतलब the current in the electrical appliances, ठीक है, in the banking context current account, तो current word क्या है, different meaning, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, सब बता रखे हैं मैंने आपको, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। एंड मंडे को विल स्टार्ट विद द जनरल क्लॉजेज, मंडे को विल स्टार्ट विद द जनरल। अच्छा मैंने आपको बताया अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं कि हम टाइम अब वेस्ट नहीं, रिजल्ट ऑलरेडी आ गया, तो मंडे से आ सकते हैं। जनरल क्लॉजेज एक्ट का इससे कोई मतलब नहीं है, वो सेपरेट एक्ट है। और अदरवाइज जनरल क्लॉजेज एक्ट 4 क्लास लेके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे से कंपनी जब स्टार्ट करें वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इज दैट ओके? ठीक है। एक लास्ट में एक है ना, एक मैं बता लीगल, अगर आपको समझ है और अगर आपको चीज़ों की लॉ की स्टैच्यूट्स की इंटरप्रेट करना आता है,
तो लीगल डॉक्यूमेंट्स भी जो बनते हैं उसमें भी आप कैसे चीज़ों को डाल सकते हैं, बड़े ध्यान से, वो वैसे बनता है जैसे स्टैचूट बनते हैं। तो कैसे था, स्टैचूट तो लेजिस्लेचर बना रहा है या प्रोफेशनल लीगल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, लेकिन स्टैचूट को जो बहुत अच्छे से समझता है, इंटरप्रेट करना, वो ये लीगल डॉक्यूमेंट उसी लाइन से बनते हैं। मैं एक दो एग्जाम्पल शेयर करता हूँ, दोनों लोग कैसे कितनी गलतियाँ करते हैं। और अच्छा, एक मैंने होता ना, सब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, 10-10 लाख रुपए फीस देके 15-15 एक लीगल डॉक्यूमेंट आते हैं। अच्छा, ऐसे भी लीगल डॉक्यूमेंट बनाने वाले हमारे देश में हैं जो 500, 1000, 2000 रुपये बनाते हैं, है ना। अच्छा, आप रेंट एग्रीमेंट मान लें, किसी को प्रॉपर्टी किराए पे दी, ली, रेंट एग्रीमेंट बनता है, क्या ऐसे लोग बैठे में फॉर्मेट बना हुआ है, आएंगे जी नाम अपना बताओ, एड्रेस बताओ, रेंट कितना है, कब से कब तक है, वो खाली मेन चीज को चेंज कर, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो वो 500 में बनते हैं, लेकिन उसमें 72 गलतियां होती है। तो लोग खाली खुश होते हैं कि हमने लीगल डॉक्यूमेंट बना लिया है, लेकिन अच्छा, हम लीगल डॉक्यूमेंट बनाते किसके लिए, फॉर गुड टाइम्स और बैड टाइम्स। बैड टाइम्स के लिए होते हैं लीगल। अच्छा, जब मान लिया आपने कोई को मकान किराए पे दे दिया, एक फ्लोर पे आप रहते, एक फ्लोर किराए पे दे दिया, पड़ोसी और आप में बड़ी बनती है, सॉरी आपके जो किराएदार बड़ी बनती है, कभी आपके यहाँ से एक कटोरी दाल जा रही है, कभी उससे एक सब्जी आ रही है, ठीक है, बड़ा मतलब आपस में प्यार, तो कौन वो रेंट एग्रीमेंट खोल के देखता है, देखता है क्या लिखा हुआ क्या नहीं। लेकिन जब लठ बजते हैं तब क्या होता है, तब क्या सब देखते हैं ना खोल के, भाई क्या हमने तय किया था। तो मतलब हमेशा मैं बोलता हूँ लीगल डॉक्यूमेंट जितने ही बनते हैं ओनली फॉर बैड टाइम्स, जब खटास हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तब देखा है क्या लिखा हुआ है। तो हमेशा बनाते समय बैड टाइम्स को सोच के बनाना चाहिए कि अगर ये हो जाए तो। कई लोग बोलते हैं अरे क्यों होगा, अरे किसने सोचा क्या हो जाता है, अब बनाए उसी के लिए ने। और वो बैड टाइम्स पे अगर डॉक्यूमेंट काम ना करे तो डॉक्यूमेंट बनाया किस लिए था, डॉक्यूमेंट बनाया किस लिए था। तो ऐसे बहुत चीजें हैं, मैं छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, आपने सुना होगा, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि रेंट एग्रीमेंट में लोग क्या करते हैं, डालते हैं कि साहब हम 1 महीने का नोटिस देके कभी भी खाली करा सकते हैं। सुना होगा आपने, तो नॉर्मली स्टैंडर्ड होता है कि लैंडलॉर्ड कभी भी 1 महीने का नोटिस देके खाली करा सकता है, या टेनेंट को छोड़ना है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टेनेंसी पीरियड तो 1 महीने का नोटिस देके छोड़ सकता है। अब सोचिए, देखो मान लिया जैसे हम इसी इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, इंस्टीट्यूट या जो जगह प्रेमाइसेस किराए पे ले रखी है, तो जो किराए पे ले रखे, तो यहाँ वैभव जलान क्लासेस या संपूर्ण एजुकेशन जो कंपनी है, जिस कंपनी फॉर्म में इंस्टीट्यूट चल रहा है, क्या वो लेसी है, किराएदार है ना। अच्छा, जब इन्होंने लिया तो यहाँ पे इतना सारा सेटअप लगाया, इतना सामान, सारे अरेंजमेंट किया, क्या कॉस्ट है ना उसकी। ये सुनो, अब मान ली एग्जाम्पल लेते, समझाने के लिए बता रहा हूँ, मान ली एग्जाम्पल लेते, 5 साल का लीज एग्रीमेंट है, 5 साल का लीज डीड है, रेंट एग्रीमेंट जो भी बोल लीजिए, और एक, अब मान लिया उसके अंदर ये क्लॉज डला हो, 5 साल का है, कि मकान मालिक जब चाहे आपको 1 महीने की नोटिस देके या 2 महीने का नोटिस खाली करा सकता है। और लोग लिखवा लेते हैं, बहुत कोई स्टैंडर्ड लोग डाल देते हैं क्लॉज। मुझे बताइए वो 5 साल का कोई यूज है, वो 5 साल वाली जो बात है उसका कोई यूज है, तो बेकार हो गया। तुम खुश हो रहे कि हमने 5 साल के लिए रखा। आप सोचिए, देखिए कोई राइवल इंस्टीट्यूट है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो मकान मालिक को बोले कि इनसे जितना किराया मिल रहा है उससे 25% किराया फालतू में से ले लो, लेकिन इनको खाली करा दो। होता ना, कई लोग पंगे करने वाले होते हैं, इनको खाली कराओ। मकान मालिक देखे भैया 25% किराया फालतू मिलेगा, और हमारे रेंट एग्रीमेंट में लिखा होगा 1 महीना नोटिस हम खाली करा सकते हैं, वो दे देगा। तो एज ए टेनेंट, एज ए लेसी, क्या आपको ये क्लॉज डलवाना चाहिए कि भैया कभी भी तुम मुझे 1 महीने का नोटिस दे खाली करा दो, मतलब ही नहीं है। और लोग, मैक्सिमम लोग में देखते नहीं है, बस बन जाता है, ठीक है। अच्छा, कल के दिन ये जब आपके अगेंस्ट यूज हो गया तो आप तो कहीं के नहीं रहे, क्योंकि आपको समझ नहीं है कि सब वो क्या लिया, वही 500 हजार रुपये बनाने वाले ये लिखते हैं, तो पता ही नहीं सबसे क्या। मुझे याद है एक बार मैंने CS के लिए ना, हमने लंबी चौड़ी एक जगह ली थी किराए पे, तो 4 साल का लीज डीड बना, तो जिद पे अड़ गया जो पेपर बनाने वाला कि सब इसमें डालेंगे 1 महीने का 2 महीने का। मैं कहा मैं डलवाऊंगा ही नहीं, नहीं तो डलता है। मैं कहा अब तुमसे लॉ पढ़ना पड़ेगा मुझे, सारी पढ़ाई बेकार हो गई मेरी तो फिर तो। अच्छा, जितने बनाने वाले जो होते हैं कागज या प्रॉपर्टी डीलर, डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है। कई लोगों को कंफ्यूज है, सो हमारे एक रिश्तेदार है वो प्रॉपर्टी डीलर, मैं किसी की पर्सनल बात नहीं कर रहा, क्या ज़्यादातर अंगूठा छापे हैं, कुछ नहीं पता इनको, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द लीगल, द प्रॉपर्टी लॉज। आइडियली स्पीकिंग जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, आइडियली स्पीकिंग उनको प्रॉपर्टी लॉज की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपको लगता है इंडिया में ऐसे प्रॉपर्टी डीलर जिनको प्रॉपर्टी लॉज की बड़ी नॉलेज होती है? कुछ नहीं पता होता, खाली इधर से उधर घूमते रहते खाली।
सेटिंग करते रहते हैं, इसकी सेटिंग उसकी, अंकल जी मकान किराए पे लगा दूं, ठीक है, ये चलता रहता है। अब वो क्या जिद पे कि नहीं, मैं पता क्यों, मैंने उससे पूछा क्यों तुम ये डालना चाहते हो? तुम्हें डालना तो ये डालो कि साहब 4 साल का मैंने लिया लीज पे, 4 साल का आपके लॉक इन है, लॉक इन का मतलब आप 4 साल से पहले खाली नहीं करा सकते, सिर्फ एक ग्राउंड पे खाली करा सकते हो अगर मैंने टाइम से रेंट पे नहीं किया। तुम्हारा मेन कंसर्न ये है ना कि रेंट टाइम से मिलना चाहिए, तो वो लिखवा लो। सो लॉन्ग देयर इज नो डिफॉल्ट इन पेइंग द रेंट, तो आप क्यों खाली कराओगे? तो फिर लास्ट में मैंने लिखवाया यही, वो जिद पे अड़ा था, नहीं ये स्टैंडर्ड क्लॉज होता है। तुम्हारे दिमाग खराब है, मेरे लिए क्या सेफ गार्ड है? मैं इतना यहां पे पैसा खर्च करूंगा, सेटअप लगाऊंगा, तुम तो 6 महीने बाद बोल दो टाटा बाय बाय। अब जिसको लीगल समझ नहीं है, लोग क्या करते हैं, ऐसी चीज लिखी होती है साइन कर देते हैं, क्या बाद में परेशान होते हैं, या सुनो बाद में बहुत चीजें हैं, नंबर ऑफ थिंग्स आई कैन एक्सप्लेन। लोगों में और वो फिर 500,000 वाले ऐसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो कोई राइट्स आपके सेफ गार्ड अच्छा चाहिए, वो आप बोलेगा खाली कर दो, आप बोलोगे जी इतनी जल्दी, हमने 4 साल लिया था, 5 साल, अब तो 6 महीने 8 महीने बाद ही खाली। जी देखो उसमें लिखा हुआ 1 महीने का नोटिस है, अब झगड़ा हो गया ना, ठीक है, अब वो सारे कागज पड़े जाएंगे क्या लिखा हुआ है, तो ना इस बार बैड टाइम। अब तुमने लिखवा रखे, साइन कर रखे, अब तुम थोड़ी बोल सकते जी मैंने पढ़ा नहीं, योर सिग्नेचर इज हियर, पढ़ा नहीं पढ़ा उसे क्या मतलब है, यू आर बाउंड बाय दैट। ऐसे एक सिमिलर एग्जांपल और देता हूं, ये सब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग भी ना प्रैक्टिकल लाइफ में इसको बहुत यूज कर सकते हो। अच्छा, प्रॉपर्टी किराए पे लेना और देना क्या होता ही रहता है, आप या तो कई बार प्रॉपर्टी किराए पे लेते हैं या किराए घर है कुछ भी, ठीक है, तो चलता रहता है, तो ये सब पता होना चाहिए हम क्या क्लॉज डलवाएं क्या नहीं डलवाएं, ठीक है। अब एक और चीज देखो, मैं ऐसे एक सिमिलर एग्जांपल और देता हूं। अभी मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि जो इमोल प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन होते हैं सेल परचेज के, कि एक शॉट में हो जाते हैं, 2 स्टेज में होते हैं। 2 से पहले एग्रीमेंट टू सेल बनता है, जहां पे आपको बायर सेलर को कुछ बयाना, कुछ एडवांस टोकन मनी देता है, तो वहां एग्रीमेंट टू सेल बनता है। उस एग्रीमेंट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, उसमें सबको डिटेल होती है कि कितने की डील है, वो प्रॉमिस कर रहा है सेलर टू सेल, बायर प्रॉमिस कर रहा है टू बाय एट सो मच ऑफ प्राइस, उसमें से बायर ने इतने पैसे ऑलरेडी दे दिए हैं, जो टोकन दे दिया है, बाकी पैसे इतने दिन में देगा, फिर सेलर उसके फेवर में ओनरशिप ट्रांसफर करे बाय सेल डीड। ये सारी डिटेल एग्रीमेंट टू सेल है। मतलब इसका क्या अभी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, ट्रांसफर करने की बात हुई है, कॉन्ट्रैक्ट ये भी है, ध्यान, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। अब बाद में अगर जितने टाइम में पे करना था बायर ने पे कर दिया रिमेनिंग पैसे, फिर सेलर सेल डीड बनाएगा, ओनरशिप विल गेट ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू द बायर। अब डील कंप्लीट होगी, ठीक है, अब जाए कंप्लीट हुई है। अब नॉर्मली एग्रीमेंट टू सेल में ब्रीच अगर कोई पार्टी करता है, सेलर ब्रीच करे बायर ब्रीच करे, तो क्या नॉर्मली लोग लिखवाते हैं? आपने सुना होगा, अगर मान लिया बायर ब्रीच करता है कि अब वो प्रॉपर्टी खरीदने से मना कर रहा है, मान ली 1 करोड़ की डील थी, 10 लाख रुपए उसे एडवांस देती है 10%, ठीक है, अगर बायर ब्रीच करता, मुझे नहीं खरीदता, ब्रीच है एग्रीमेंट टू सेल का, तो क्या होता है, क्या वो आपने जो एडवांस दिया वो फॉरफिट हो जाएगा, वापस नहीं मिलेगा, यही होता ना। और अगर सेलर ब्रीच करता, वो मना करता मैं नहीं बेचूंगा, तो डबल का मतलब जो पैसे आए थे वो तो उसके वापस कर दिए, उतना आपको नेट लॉस तो 10 लाख का ही हुआ ना, 10 तो उसी के थे। ये सुनो, डबल का मतलब बेसिकली क्या, जो उसके पैसे आए तो वापस करो और एक्स्ट्रा उतने दो, डबल इसलिए बोलते हैं, बट बात तो मतलब 10 लाख की लाइबिलिटी है जो ब्रीच करेगा, ये मतलब हुआ। अब देखो स्टैंडर्ड क्लॉज है, ठीक है, मैं सब लोग यही डलवाते हैं, बट इसमें बहुत बड़ा लूप होल है, बहुत बड़ा लूप होल है, मैं बताऊं कैसे। देखिए अब लोग ध्यान नहीं देते, क्या मान लिया लेट से बायर जो है उसने किसी पर्टिकुलर लोकेशन को देख के एक पर्टिकुलर शॉप परचेज करने का एग्रीमेंट टू सेल कर लिया, क्लियर, सेलर के साथ। अच्छा, क्या कॉमर्शियल चीजों में जब कोई बिजनेस करना है, क्या लोकेशन और प्रॉपर्टी बहुत मैटर करती है? मानते हो ना बात, ठीक है। अच्छा देखो, आप जो बहुत प्राइम लोकेशन है जहां पे फुटफॉल बहुत हुआ कस्टमर का, देना वो प्रॉपर्टी का रेंट बहुत हाई होगा, मार्केट वैल्यू अगर खरीदना है तो रेट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। वही अंदर की प्रॉपर्टी होगी तो रेट काफी कम होता है ना। तो कमर्शियल में तो बहुत लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सोचिए, देखिए मान ली ए सेलर है, बी बायर है, बात हुई थी कि साहब ये 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, बायर ने 20 लाख रुपए एडवांस दे दिए। अच्छा, अगर सेलर ब्रीच करता है तो उसका लॉस क्या है, 20 लाख का। भाई 40 लाख देगा तो 20 तो उसी के वापस करेगा, 20 अपनी जेब से देगा, तो लॉस कितने का है, 20 लाख रुपए का। मान लिया कोई सी है जो बी का राइवल है बिजनेस में, वो ए को अप्रोच करे कि साहब मेरे से 2.5 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी मेरे को भेज दो, क्या वो ब्रीच करते समय 1 मिनट भी सोचेगा? क्यों? कोई नुकसान कुछ है नहीं भाई, वहां ब्रीच करेगा तो लॉस कितने का, 20 लाख, 20 लाख का ना, 2 करोड़ का मतलब डील है, 10% दे रखा है, 20 लाख का। और इधर मिल कितने रहे, 2.5 करोड़, इधर कितने मिलते हैं, 2 करोड़, तो 50 का उधर फायदा हो रहा है,
है ना, और यहाँ 20 का लॉस हो रहा है, तो नेट इफेक्ट क्या है? 30 लाख का तो फिर भी फायदा है, 10 नहीं 30 लाख का फायदा ना। 20 तो उसी के पैसे वापस किए थे और 20 अपनी जेब से दिए थे, तो नेट लॉस इधर 20 लाख का है और उधर कितना है 50 का प्रॉफिट, तो नेट क्या हो गया 30 लाख से तो अभी भी प्रॉफिट है। तो बंदा 1 सेकेंड लगेगा ब्रीच करने में, लगाएगा फटाफट ब्रीच कर देगा, बोलेगा क्या दिक्कत है क्या जा रही है, 25 अभी 30 लाख का फायदा है। और ऐसे लोग आते हैं जो आपके काम में टांग अड़ाने वाले। ऐसे सुनो ना, कोई ऐसी चीज़ कोई डील करता है किसी को बताते नहीं वो, जब तक डील पूरी कंप्लीट नहीं होती, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, सेल डीड नहीं होती, तब तक किसी को बताते नहीं है। तो बीच में पंगे करने वाले बहुत लोग होते हैं, बताना सब अच्छा आपका हो जाए तो लोग जल भून के राख हैं, अब खराब हो जाए तो बड़े खुश होते हैं। इस वजह जमाने की ज़्यादा परवाह नहीं करनी है, जमाने का तो काम ही यही ठीक है। अब देखिए आपने अगर ये लिखवा रखा है कि साहब ब्रीच होगा तो आप डबल ये जो क्या आपने क्या सामने वाले को पूरी छूट दे रहे कुछ भी करे। अब इसके अंदर मैं तो कैसे इसको ऐसे मत लिखवाओ, स्पेशली एज अ बायर ये लिखो इन केस सेलर मेक्स अ ब्रीच। तो बायर का 2 ऑप्शन है, या तो वो डबल लेगा मतलब उतने पैसे उतना कंपनसेट जो नॉर्मली लगते हैं, या वो आपको कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी करवा सकता है थ्रू द कोर्ट। अच्छा आपने पढ़ा है फाउंडेशन में रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपने एक रेमेडी क्या पढ़ी है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने ये लिखवा लिया कि साहब मैं कोर्ट में, बायर ने कि मैं कोर्ट में जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा दिया, क्या हुआ? सेलर को कंपेल करवा सकता हूँ कि आपको वही करना पड़ेगा जो आपने एग्री किया था, मतलब बेचना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और दोनों में से कौन सी में रेमेडी अवेलेबल, मेरी चॉइस है, डिस्क्रिप्शन किसकी है? बायर। ये भी लिखवा लो। क्या 100% सेफ हो गया आप? हाँ या ना? अब सेलर की मजाल नहीं है कुछ कर दे तुम्हारा। अब आपने ये लिखवा लिया कि आप 100% सेफ हो गए, ये सुनो, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं लिखवाते। वही स्टैंडर्ड लाइन है, वो 500-500 बनाने वाले ऐसे ही बनाएंगे भाई, उनको अकल ही नहीं इतनी। तो आपको ये लिखवाना चाहिए, ठीक है, कि भैया आपके दोनों ऑप्शन है, आपको लगता है कंपनसेशन लेना है कंपनसेशन ले लो, आपको लगता है मुझे प्रॉपर्टी ही मेरे को बेची जाए तो आपका ऑप्शन है, और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। और एक बात और बताता हूँ, आपको हैरान रहेंगे आप सुनगे, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है, अच्छा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिलीफ या रेमेडी मिल रही है, क्या स्पेसिफिक रिलीफ है? और कंपनसेशन मिल रहा है तो स्पेसिफिकली वही मिल रही है जिसके लिए आप इंटाइटल थे, उसके बदले में कुछ मिल रहा है, बदले में, तो उसको हम तक कंपनसेटरी रिलीफ। रिलीफ और रेमेडी हम 2 तरह के बोलते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एंड कंपनसेटरी रिलीफ, कि कोई चीज के बदले में मिल रहा है कंपनसेशन, और वही मिल रहा है जिसके लिए आप इंटाइटल्ड हैं स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक रिलीफ से रिलेटेड पूरा एक एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ये कंप्लीट एक्ट, ठीक है, मैं वही पढ़ाता हूं इसलिए मैं बता रहा हूं उस बारे में। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में पता है एक लाइन क्या लिखी हुई है? जनरली इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, अभी मैं जो एग्जांपल दिया था किसका है? ट्रांसफर इमोल प्रॉपर्टी, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, देयर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो जनरली उसमें कंपनसेशन को एडिक्वेट रेमेडी नहीं माना जाता, कंपनसेशन को एडिक्वेट रेमेडी नहीं। और आपने फाउंडेशन में क्या पढ़ा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की कब रेमेडी मिलती है? व्हेन द कंपनसेशन इज नॉट द एडिक्वेट, पढ़ा है या लाइन पढ़ा? व्हेन द कंपनसेशन इज नॉट द एडिक्वेट रेमेडी। देखो सबको रिलेट करना पड़ता है, एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक लीव एक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वहां लिखा हुआ है कि इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, वहां पे कंपनसेशन को एडिक्वेट रेमेडी नहीं माना जाता, तो क्या मिल सकती है? क्या मिल सकती है? स्पेसिफिक रिलीफ, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हो, ये सुनो। लेकिन साथ में पता क्या लिखा हुआ? अनलेस द पार्टीज हैव एग्रीड अदरवाइज। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? कि जनरली कंपनसेशन को हम एडिक्वेट रिलीफ नहीं मानेंगे, मतलब क्या मिल सकती है? स्पेसिफिक रिलीफ, लेकिन अनलेस द पार्टीज एग्रीड अदरवाइज, क्या मतलब हुआ? अगर पार्टी ने खुद ही एग्री कर रखा है कि मैं ये मेरे कंपनसेशन एडिक्वेट रिलीफ होगी, फिर वो एडिक्वेट मानी जाएगी। अच्छा आपने लिखी ही रखा है कि इन केस सेलर ने ब्रीच किया तो मुझे डबल देगा, तो क्या अब स्पेसिफिक रिलीफ के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो? नहीं, ये खुद ही एग्री कर रखा है। क्या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रखी है? ये सुनो, अब इतनी समझ कितने लोग को है? इतनी समझ कितने? और 500,000 वाले तो इन्होंने नाम ही नहीं सुन रखे इन एक्ट को, एक्टों के नाम नहीं सुन रखे उन्होंने। पूछ रहे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ये क्या है जी? देखो मैं ये नहीं कि अपने लिए कोई, एक जनरल बात हो रहा है, इफ यू नो द लॉज, यू अंडरस्टैंड द लीगलिटी, तो आप अपने लिए जब भी आपको प्रैक्टिकली कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अपने लिए, वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, आप कोई किराए पे ले रहे हैं, तो क्या अपने राइट्स को भी आप बहुत बेटर तरीके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको नहीं पता तो ऐसे चल रहा है, वो लोग फंसते बाद में जाके परेशान होते हैं। जब कोई इशू बनता है तो लॉट ऑफ इशूज अराइज। तो जब मैं तो अपने पर्सनली मेरे कोई भी ट्रांजेक्शन होते हैं प्रॉपर्टी वॉपर्टी या कोई भी, तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट चाहे कोई बना के दे दे, एक बार मैं फाइनल टच में खुद देता हूँ, उसमें चेंजेस वेंजेस कर देता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। कई बोलते जी आपने ये चेंज कर दिया, मैं कहा भाई यही होगा, करना है तो कर, नहीं करना तो नहीं कर। तो क्या समस्या है?
मैं कोई इलीगल चीज तो कर नहीं रहा, लॉ के दायरे में रह के ही मैं अपने राइट्स को सेफगार्ड कर रहा हूँ। तो इफ आई नो द लॉज आई कैन रियली, एंड बहुत चीजें हैं, ठीक है, बहुत चीजें हैं, ठीक है, लेकिन आप अगर लॉ की समझ नहीं है, मैं इसलिए बोलता हूँ लॉ की समझ आपको बहुत स्मार्ट, और आपको ना कोई जल्दी से बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं ये नहीं बोला मैं किसी का गलत कर रहा हूँ, ओनली थिंग इज आई एम सेफ गार्डिंग माई राइट्स, बट नॉट हैविंग द नॉलेज अंडरस्टैंडिंग अबाउट लॉ, एट टाइम्स अननेसेसरली मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, वो तो गलत है ना, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस। एक इंसिडेंट में शेयर करता हूँ, क्या हुआ एक बार हमने बहुत पहले, ये जो तुम ऑनलाइन क्लासेस अगर देखते हो ना, मैंने 2011 में सीएस की ना सैटेलाइट क्लासेस स्टार्ट की थी, 2011 में, अब लॉन्ग बैक, ठीक है, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट क्लासेस में क्या होता है, ये तो इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन क्लास जा रही है, ये अलग चीज़ है, उसमें से ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उसमें के सैटेलाइट मतलब इक्विपमेंट लगते थे, ठीक है, और उसके थ्रू ट्रांसमिशन बहुत कॉस्टली काम होता था, अलग अलग सेंटर्स बनते थे पूरे इंडिया में, हमने 25-30 सेंटर बनाए थे अलग अलग, उसके साथ फ्रेंचाइजी पार्टनर होते हैं, वो सेंटर चलाते हैं, और वह क्लास लाइव ट्रांसमिट होते, बच्चे वहाँ के पढ़ते हैं, तो दैट वॉज द मॉडल। अब बड़ा कम्बरसम काम था, इतने सारे फ्रेंचाइजी पूरे इंडिया में एंड ऑल दैट, ठीक है, समहाउ कुछ दिन हमने चलाया, लेकिन किसी कारण से आपको उसमें कोई दिक्कत आने लगी, कुछ फ्रेंचाइजी सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, बच्चों का हैंड, अच्छा बच्चा जब आता है ना पढ़ने के लिए तो 10 क्वेश्चन होते उसके, तो फ्रेंचाइजी ने कैसा बंदा बिठा रखा अपने यहाँ, वो ठीक से बच्चों को गाइड कर पा रहा, लॉट ऑफ अदर इशूज, कुछ टेक्नोलॉजी के भी इशू थे, उस समय सब चीज़ नई नहीं थी, तो उसमें कई जगह टेक्नोलॉजी में बहुत सारे ग्लिचेज आ जाते थे, तो इससे क्लास प्रॉपर ट्रांसमिट नहीं होती थी, तो समहाउ हमने जितने फ्रेंचाइजी बनाते थे उन सबका 3-3 साल का एग्रीमेंट किया था, लेकिन 1.5 साल के बाद ही उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि कहीं सही बहुत सारी दिक्कत आ रही थी, तो कई सारे फ्रेंचाइजी आ गए हमारे साथ, जी आप ऐसे कैसे बंद कर सकते हो, ये वो, हम तो ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिकना कर देंगे, हम कोर्ट में चले जाएंगे, मैं ठीक है चल जाओ। अच्छा सबके साथ हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट बना रखा था, कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने लिखा हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं फाइनल किया था, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट मैटर शैल बी रेफर टू आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन याद है, फाउंडेशन पढ़ा था कि कोर्ट बन जाएगा, आर्बिट्रेशन में जाएंगे, मैटर शैल बी रेफर टू आर्बिट्रेशन, एंड आर्बिट्रेटर विल बी सोल आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर में हो सकता है 1 हो, 2 हो, 4 हो, सब पॉसिबिलिटी है, ठीक है, सॉरी इवन नहीं होते, ओनली ऑड नंबर 1, 3, 5, ठीक है, तो मैंने लिखा था सोल आर्बिट्रेटर, एंड ये भी लिखा था सोल आर्बिट्रेटर विल अपॉइंटेड बाय संगीत केडिया, ये भी लिखा हुआ था। अच्छा अब वो ये नहीं बोल सकता कि साहब आपने ये कैसे, भाई साइन तूने भी तो किया है, तो पढ़ते समय तो देखता है क्या, सब साइन करते समय देखता है क्या लिखा हुआ है, मैं कर लो, आर्बिट्रेशन में जाएगा, आर्बिट्रेटर मैं अपॉइंट करूंगा, सबकी बोलती बंद, हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे थे, मैंने बोला साहब बिजनेस नहीं चल रहा, और हमने क्या किया था, उनकी जो उन्होंने हमें रॉयल्टी फीस वगैरह दी थी, फ्रेंचाइजी सब वापस कर दी थी, कई लोग सर पे चढ़ते हैं, मैं उनको ये बोला कि चताओ प्रोजेक्ट फेल हो गया, तुम्हारा भी लॉस हुआ, मेरा भी लॉस हुआ, हम बंद कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं लॉस में भी कुछ ना कुछ आपको दे के बंद कर रहा हूं, मैं कुछ ना कुछ उनको दे रहा था कि कुछ इतने पैसे लेके क्लोज करो, ठीक है, मैं कहते लॉस दोनों का, मैं फिर भी कुछ दे रहा हूं, तो मैं अपना लॉस को बढ़ा रहा हूं, अब तुम्हें जो मिल रहा है तुम अपने लॉस को घटा रहे हो, लेकिन तुम सर पे चढ़ने की कोशिश करोगे तो गलत बात है ना, तो मैं कहा फिर लीगली करना है तो कर लो, मैं दिखाया, शांत हो गए 2 मिनट में। सेफ गार्ड योर राइट्स, मतलब यू नो द लॉ, सेफ गार्ड योर राइट्स, ठीक है, सामने वाला हमें बेवकूफ न बना दे, ठीक है यार, तो उसके लिए समझ होनी चाहिए कि साहब, और सब जो हम लीगल दायरे में नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी आपको लीगल के दायरे के बाहर जाकर इलीगल काम थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन समझ ना होने से अपना नुकसान हो जाता है। एनीवे देखिए, जस्ट फॉर एक आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंस होती है प्रैक्टिकल लाइफ में, इससे मैं कहता हूँ लॉ इज सो प्रैक्टिकल, एक होली किताबों की चीजें नहीं है, सब चीज हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो इट इज दैट्स व्हाई इट इज सो प्रैक्टिकल। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, और मंडे को विल स्टार्ट विद द जनरल क्लॉजेज एक्ट, 4 क्लासेस, 4 क्लासेस, उसके बाद हम फिर कंपनीज एक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, थैंक यू।